वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए, हम लोगों ने एक्ट रिलेटेड टू क्राइम पढ़ना शुरू किया। हमारे कोर्स में, हमारे जो है वो सिलेबस में दो बेसिकली एक्ट दिए हुए हैं जो किससे हमारा रिलेटेड है, लॉ रिलेटिंग टू क्राइम से रिलेटेड, जिसमें हमने देखा था कि एक का नाम जो है वो बीएनएस है, जिसको पहले हम इंडियन पीनल कोड के नाम से, आईपीसी के नाम से जानते थे। दूसरा हमारा जो है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको पहले हम किस नाम से जानते थे, सीआरपीसी के नाम से जानते थे। हमारा बीएनएस जो है वो बेसिकली कहता है कि कौन कौन सा चीज ऑफेंस के दायरे में आएगा, ये कौन तय करता है, बीएनएस। क्या ऑफेंस है और उसमें क्या सजा होगी, ये काम किसका है, बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का। लेकिन जिसके ऊपर जो जो इल्जाम लगाए गए हैं वो इल्जाम जो है वो कैसे साबित होंगे। ऐसा तो नहीं कि किसी के ऊपर इल्जाम लगा कि इसने चाकू मारा, ठीक है, चाकू मारना ऑफेंस है, ये ऑफेंस है, किसने बोला है, चूंकि बीएनएस ने बोला है इसीलिए ऑफेंस है। लेकिन अब उसे कैसे सजा मिलेगी, क्या उसे मौका मिलेगा अपनी बात रखने को, क्या दूसरे को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, ये पूरी सुनवाई कैसे होगी, इसी चीज को बताता है हमारा जो पहले नाम क्या था, सीआरपीसी, अब उसका नाम क्या है, उसका नाम है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसका मतलब बीएनएस जो है वो सब्सटेंसिव लॉ है और हमारा बीएनएसएस जो है वो क्या है, ये जो है वो प्रोसीजरल लॉ है। क्या है, प्रोसीजरल लॉ। तो हमने बीएनएस के बारे में जितना हमारे कोर्स में था सारा कुछ पढ़ लिया था, क्या क्या ऑफेंस के दायरे में आता है। अब हमें बेसिकली देखना रहेगा कि अगर कोई चीज ऑफेंस के दायरे में आता है तो उस चीज को लेकर के कैसे सुनवाई होगी, कैसे वो चीज साबित होगा और कैसे उस चीज को जो है वो फुलफिल किया जाएगा। चाहे वो इनोसेंट है तो भी क्या प्रोसेस होगा, और अगर वो जो है वो एक्विटल है तो भी, मतलब अगर उसने जुर्म किया है तो उसको साबित करने के लिए, अपने आप को बेगुनाह करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो कहां दिया हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया हुआ है। इसी से रिलेटेड एक और एक्ट रहेगा, वो भी प्रोसीजरल लॉ है, जिसका नाम है कि जब हम कोर्ट में किसी चीज को लेकर के आते हैं कि कैसे सुनवाई होगी, तो क्रिमिनल मामले में सुनवाई जो है वो बीएनएसएस के तहत होगी, लेकिन किन किन चीजों को एविडेंस के रूप में रखा जाएगा, कौन कौन सा चीज एविडेंस के क्या होगा, दायरे में आएगा, ये सारा चीज जो है ये भी हमें क्या करना रहेगा, जानना रहेगा। जो हमें पढ़ना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जिसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, उसका नाम हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट। करेंगे, पहले जरा इस पे हम आते हैं। तो इसमें आप जानेंगे कि जो एस्पेक्ट है जिसका नाम होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कब किसी को अरेस्ट किया जाएगा, कैसे अरेस्ट किया जाएगा, अगर किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा है तो क्या वो अरेस्ट होने से पहले अपना बेल लेकर के बैठ सकता है, बेल का मतलब क्या होगा, एंटीसिपेटरी बेल क्या होगा, कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है जहां पे पुलिस बिना जो है वो वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकती है, समन क्या हुआ, वारंट क्या हुआ, कौन कौन से हमारे क्रिमिनल कोर्ट हैं, मामला कैसे कैसे कहां जाएगा और किस कोर्ट को क्या पावर दिया हुआ है, कितने दिन की सजा, क्या सारे कोर्ट फांसी की सजा सुना सकते हैं अगर वाकई में उसने ऐसा क्राइम किया है, नहीं दिया हुआ है कि किस कोर्ट को कितने तक का पावर है सजा सुनाने का, फाइन कितने तक सुनाने का, इम्प्रिजमेंट कितने तक सुनाने का, फांसी की सजा सुनाने का, ये सारा कुछ हमें देखना रहेगा। और फिर कि अरेस्ट करने के कंप्लीट प्रोसेस को, क्या पुलिस किसी ऐसे शख्स को अरेस्ट करने गई जिसने एक चोरी किया था, उसके ऊपर इल्जाम था कि उसने क्या किया है, उसने जो है वो चोरी किया है, उसके ऊपर ये जो है वो क्या लगाया गया, इल्जाम लगाया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर 2000 रुपए के चोरी का इल्जाम है और उसे जब पकड़ने के लिए आपने गए तो आपने उसके ऊपर गोलियां चलाई जिससे उसकी डेथ हो गई। कहा गया कि नहीं, तरीका दिया हुआ है कि किस तरह के क्राइम में किसको अरेस्ट करने गए तो पुलिस के पास कितना पावर है। क्या पुलिस किसी को अरेस्ट करने के लिए गई और सीधे जाएगी चल चल थाने, कहा नहीं, उसका भी तरीका है। पहले आप बोलते हैं कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है इस चीज में, आपको हम अरेस्ट करने आए, आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, अगर वो आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ताकत का यूज होगा
किन किन लोगों को अरेस्ट करेंगे तो हथकड़ी पहनाएंगे। ये नहीं कि किसी को अरेस्ट किया तो मूवी की तरह हथकड़ी पहना के लेके चले गए। किसी वुमेन को अरेस्ट करने के लिए गए हुए हैं तो किस समय जाएंगे, सनसेट और सनराइज के बीच में नहीं जा सकते हैं, जाएंगे वुमेन कौन, बहुत तरह की चीज है। यही तो प्रोसेस का पार्ट है, इसी को तो प्रोसेस कहते हैं। बीएनएस तो कहता है कि अगर किसी ने इस तरह का क्राइम किया 3 साल की सजा, यहां किया 10 साल तक की सजा, लेकिन अब उसे पकड़ेंगे कैसे, सुनवाई कैसे होगी? उसे कोर्ट में बुला रहे हैं, समन भेज रहे हैं। अगर एक बार भेजा नहीं आया, फिर भेजा नहीं आया, क्या तरीका है? उसके नाम का दीवार पे चिपका करके आ सकते हैं, पेपर में छपवा सकते हैं, कैसे उनके प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं ताकि वो कोर्ट में हाजिर हो। यही सारी चीज इसमें हमें पढ़ना रहेगा। क्लियर है क्या पढ़ना है? फिर कह दूं, ये बहुत बड़ा है, आपका कोर्स इसमें बहुत छोटा सा है। मतलब बीएनएसएस जो है वो मैंने बताया एलएलबी में एक पूरे सेमेस्टर में इसी को पढ़ाया जाता है। सोचिए इतना बड़ा इसका डोमेन होता है। ये है बीएनएस है, ये सब बहुत बड़े बड़े एक्ट है, बहुत बड़ा बड़ा चीज इसमें है। हमारा जितना जुरिडिक्शन उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ध्यान से बातों को समझिएगा, क्योंकि सुने हुए ठीक से रहिएगा तो इन चीजों को रिप्रोड्यूस कर पाइएगा एग्जाम में, और नहीं तो खुद से बैठ करके घर में जब पढ़िएगा क्लास में बिना कम सुने हुए, यानी क्लास में पूरे उतने तक नहीं सुने हुए जितना मैंने बोला है, तो रिवीजन में फिर आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ध्यान से समझिएगा। यहां पे इन्होंने कहा कि ये जो हमारा चीज है जिसका नाम है कॉग्निजेबल ऑफ ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस, ये बेसिकली क्या है? कहा गया कि कोई भी ऐसा मामला जिस मामले में किसी को बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है, ऐसे जो है वो ऑफेंस को कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या कहते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये ऑफेंस ज्यादा सीवियर इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा सीवियर होते हैं। इसीलिए इसमें जो है वो पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है, बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं। और वो केस जिसमें कौन सा ऑफेंस शामिल है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसे मामले को, ऐसे केस को क्या बोलते हैं? कॉग्निजेबल केस कहते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसे मामले जिस मामले में पुलिस बिना किसके अरेस्ट नहीं कर सकती, बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है, ऐसे मामले को बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और ये मामले ज्यादातर केस में बेलेबल होते हैं, जिसमें जमानत मिल जाती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं चूंकि ज्यादा सीवियर इन नेचर होता है, इसलिए इसमें ज्यादातर मामले में क्या नहीं मिलती है? जमानत, यानी बेल जो है वो नहीं मिलता है। क्या है बेल? बेल बॉन्ड वगैरह क्या, सब आगे अभी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो उतने सीवियर नहीं होते और बेलेबल होते हैं। यहां पे जो है वो हम देख रहे हैं क्रिमिनल कोर्ट को कैसे कैसे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो ये जो है वो इनका हायरार्की है, किसका? क्रिमिनल कोर्ट का। सबसे जो है वो छोटे लेवल पे जो हमारा क्रिमिनल कोर्ट है, इसका नाम है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। फिर है हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इसी में आप सुनिएगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी यहां हम लोग वर्ड यूज करेंगे। जो है वो क्या हुआ, आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में जो सीनियर मोस्ट है वही हो जाते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी उनका हायरार्की अगर देखिएगा तो वो यहां आएंगे। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये बेसिकली क्या है? हमारा हायरार्की बना हुआ है। किस कोर्ट का? ये जो है वो आपका कौन सा कोर्ट है? क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट के बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे क्योंकि हम बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, इसीलिए, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिविल प्रोसीजर कोर्ट, जहां हमने ऑलरेडी बात की थी चीजों के बारे में। अब देखिए कि किस किस कोर्ट को कौन कौन सा पावर दिया हुआ है। तो अगर हम यहां बात करते हैं पहले सेंटेंस विथ हाई कोर्ट और कौन सा? सेशन कोर्ट, यानी कि ये कौन कौन सा जो है वो सजा दे सकते हैं। कहा कि ये जो है ऑथराइज है हर तरह का सजा पास करने के लिए। कौन? हाई कोर्ट। इसका मतलब है चाहे कितना भी ज्यादा बड़ा फाइन क्यों ना हो, इनके पास ऑथोरिटी है। चाहे कितने भी लंबे दिन की इंप्रिजमेंट क्यों ना हो, हाई कोर्ट के पास पावर है। चाहे डेथ पेनल्टी क्यों ना हो, सुनाने का अधिकार है। किसके पास? हाई कोर्ट का। इसका मतलब ये थोड़ा कि हर केस में सबको डेथ पेनल्टी ही देगा, नहीं। अगर कोई ऐसा मामला है तो उसमें ये दे सकते हैं, लेकिन सेशन कोर्ट को कहा गया कि फाइन का कोई इनके ऊपर भी लिमिट नहीं है। अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें 5 करोड़ का फाइन हो सकता है, अगर लॉ में लिखा है तो ये मामला इनके पास आ सकता है। इंप्रिजमेंट कितने भी दिन का हो सकता है, लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन सा सेंटेंस, कौन सी सजा? डेथ। डेथ सेंटेंस सुनाने से पहले जो है
इनको परमिशन लेना पड़ेगा, कंफर्म होना पड़ेगा, किससे? हाई कोर्ट से। ये दोनों में बस अंतर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट का, तो कह रहे हैं कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो है वो देखिए क्या क्या पावर है। कहा कि ये जो है ऑथराइज है, बस इनको कहा गया कि ना ये मौत की सजा सुना सकते हैं, ना क्या सुना सकते हैं, लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट सुना सकते हैं, या कोई भी ऐसा चीज जिसमें जो है 7 साल से ज्यादा दिनों का सजा है, तो ये सुना नहीं सकते। इसका मतलब है कि वैसा मामला इनके पास नहीं आ सकता। इनके कोर्ट में सिर्फ वही मामला आ सकता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक की सजा है। अगर इससे ज्यादा का रहा तो वो इनकी अदालत में वो जाएगा सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में तो सेशन कोर्ट में सारे मामले जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, कहा कि इनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक के जेल का? 3 साल। और फाइन का अमाउंट कितना? इसका मतलब क्या हुआ, बात ध्यान से समझिएगा। कोई ऐसा ऑफेंस जिस ऑफेंस में जो है वो 3 साल से ज्यादा का सजा हो सकता है, वो इनका जुरिडिक्शन नहीं है। वैसे केस को ये एंटरटेन नहीं कर सकते। अगर वैसा केस रहा तो ये कहां जाएगा? ये आएगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। और अगर 3 साल तक का है तो इनके पास। और फाइन का अमाउंट, अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है उस केस में, लिखा हुआ है लॉ में, तो वो कहां जाएगा? कहा कि वो जाएगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। रीजन ये कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कितने अमाउंट तक का फाइन का मामला जा सकता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कितने तक का? कोई लिमिट नहीं है, अरबों का जा सकता है, लेकिन इनके ऊपर लिमिट है। सेकेंड क्लास के पास कितना? 1 साल तक का जेल का। और अमाउंट कितने तक का? और इसमें एक नया तरह का चीज जो है वो क्या है? कम्युनिटी सर्विस। क्या है? कहा गया कि आज के समय में, इसीलिए ऐसा चीज इनको, पहले भी हमने इसके बारे में बात की है तो यहां भी रहेगा कि कम्युनिटी सर्विस, ताकि छोटे मामले में जो है वो क्या हो जाए, कम्युनिटी का भी भला हो जाए, वहां भी लोग मिल गए और सामने वाले को शायद प्रायश्चित करने का क्या लगा? मौका लगा। जिन्होंने लॉ बनाया उन्होंने ऐसा सोचा है। मैंने, मेरा कोई भी पर्सनल ओपिनियन इसमें नहीं है, क्योंकि अगर लोग इन चीजों से सुधरते तो बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी बहुत अलग अलग तरह के थॉट्स वाले लोग होते जो कहते हैं कि नहीं, शायद कुछ लोग सुधर भी जाएं। ठीक है, तो जो भी रहे, कहा कम्युनिटी सर्विस ये सुना सकते हैं। सेंटेंस ऑफ इंप्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अब यहां पे एक हम सिचुएशन ले रहे जिसमें कह रहे हैं कि क्या किसी को इंप्रिजमेंट हो सकता है अगर वो फाइन ना दे तो? कहा कि नहीं। पहला चीज, अगर सिर्फ फाइन है तो उस केस में उसे क्या मिलेगा? फाइन। अगर इंप्रिजमेंट का प्रोविजन है तो क्या होगा? इंप्रिजमेंट। दोनों का प्रोविजन है तो दोनों हो सकता है, जज तय करेंगे। लेकिन हुआ ये कि एक मामला था जिसमें तीनों प्रोविजन था और जज ने बोला कि 4 साल के लिए फिशिंग एंड फिशिंग, फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन, और साथ में उनके ऊपर जो है वो जुर्माना लगा दिया। और जुर्माना जो है वो लगा दिया, मान लीजिए 50,000 का। कितने का? पॉसिबल? अगर ऐसा हुआ तो सामने वाला बंदा कहता है कि मेरे पास तो है ही नहीं, ले लो जहां से लेना है। अगर वो फाइन देने से मना कर देता है तो ऐसे केस में उसका इंप्रिजमेंट का टाइम और बढ़ जाएगा। कितना इंप्रिजमेंट उसको सुनाया गया है? 4 साल। तो ऐसे केस में यहां वर्ड लिखा हुआ है, बस इन बातों को गोला घेरना सीखिए कि इस पूरे में बस इतना ही दिमाग में रखना है और स्लाइड खत्म हो जाएगा। जब आप पढ़ते रहेंगे तो उतने में रिवीजन में काम आएगा। अगर जो है वो किसी ने जो है फाइन नहीं दिया तो ऐसे केस में जितना सजा उसको हो सकता था उसका जो है वो कितना, वो सजा तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका मैक्सिमम कितना तक? 1/4 तक। और क्या हो सकता है? यानी कि अब इसको 4 साल की जगह कितने साल की जेल? 5 साल की जेल हो सकती है। ये है बेसिकली। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के ऊपर एक साथ मल्टीपल केसेस चल रहे हैं तो ऐसे केस में 2 चार्ज, ये जज के ऊपर है। 2 बातें हैं। पहला, एक मामले में जो है वो 3 साल की सजा, एक मामले में 4 साल की सजा, एक मामले में 10 साल की सजा। पॉसिबल? 3 अलग अलग क्राइम किया है। अब ऐसे में अगर
कोर्ट कहती है कि नहीं, ये तीनों अलग अलग सजा मिलेगी, तो जब वो 3 साल का सजा काट लेगा तब स्टार्ट होगा 4 साल वाला सजा, यानी और 4 साल। वो खत्म हो जाएगा तब शुरू होगा 10 साल वाला, यानी सबको ऐड कर दिया जाता है। और एक होता है कि अगर एक मामले में 3, एक मामले में 4, एक मामले में जो है वो 10 साल की सजा है, तो ओवरऑल उसे 10 साल की क्या दे दी जाएगी, सजा दे दी जाएगी। ये दोनों ही चीज डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का क्राइम किया है और कितना रेगुलर आप क्या करते हैं, क्राइम करते हैं। इसके बेसिस पे कोई पहली बार किया होगा, कोई हो सकता है बहुतों बार कर रहा होगा, तो उनके लिए एप्लीकेबल होगा। इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, कहा गया है कि कोर्ट के इनहेरेंट पावर क्या होते हैं वो समझिए। एक तो लॉ में कोर्ट के पावर दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा हाई कोर्ट को कुछ इनहेरेंट पावर दिया गया, जहां पे अगर उन्हें लगता है कि पुलिस गड़बड़ कर रही है या नीचे की अदालत गड़बड़ कर रही है, तो ऐसे केस में उनके पास कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनका वो यूज कर सकते हैं, और उसके तहत वो कह सकते हैं फलाने छोटे कोर्ट को कि आप ऐसे नहीं ऐसे करोगे और अब ये मामला सीधे मेरे पास आएगा। पुलिस को कह सकते हैं कि आपने जो एफआईआर बनाया है खत्म करो इस एफआईआर को। क्वेश का मतलब होता है खत्म कर देना, तो कह रहे हैं उनको कह सकते हैं खत्म करने। इन्वेस्टिगेशन यानी किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग का जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके लिए ऑर्डर दे सकते हैं बंद करो ये इन्वेस्टिगेशन, ये क्रिमिनल दिखता है। ये बेसिकली पावर कोर्ट को इसीलिए दिया गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले में जिसमें लोगों को बस परेशान करने के लिए केस चलाए जाते हैं। कोर्ट में जाकर के जो है वो पुलिस के पास कहीं मिला जुला था, साठ गांठ था, एफआईआर लिखवा दिए। अब एफआईआर लिखा दिए तो वो तो जांच करने के बहाने आएगी, और जब तंग करना ही मकसद है तो उस समय आएगी जिस समय शायद आप काम में है। मान लीजिए कि किसी भी बात को लेकर के स्नेहा को गुस्सा आया मेरे पे और बोले कि रुको, बहुत पढ़ाने में मजा आता है, रात रात तक पढ़ाते हैं। ऐसा कर देंगे ना कि जेल में रहेंगे, पढ़ा ही नहीं पाएंगे, वहां पढ़ाते रहें कैदियों को, सिक्योरिटी लॉ सिखाते रहे, फेमा पढ़ाते रहे, जेआईजीएल कंपनी बनाते रहे वहीं पे। अब इन्होंने जो है वो ऐसा सोच करके मेरे ऊपर एक झूठा एफआईआर लिखा दिया। अब पुलिस में तो लिखा दिया एफआईआर, बड़े लोग पहुंच था, लिखा दिए एफआईआर मेरे अगेंस्ट। जब एफआईआर लिखाया गया तो मैं हाईकोर्ट में गया कि देखिए एक तो मेरे अभी पहले मेरा काम एफआईआर को कैंसिल करना, बाद में तो इन्होंने जो मेरे ऊपर एफआईआर लिखाया है इस केस में जो डिफेमेशन और बाकी होगा वो तो बाद में हिसाब करेंगे, वो तो इनके ऊपर डालेंगे ही, लेकिन पहले एफआईआर अपने नाम से तो हटवाएं, पहला काम ये। अब वहां पे जो है मैं जाता हूं तो कहते नहीं नहीं हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे तब जा करके बताएंगे। मैंने बोला ठीक। अगर मैं हाईकोर्ट गया और बताया, सब कुछ अपने बारे में बताया, दिखाया, तो उन्होंने मेरा क्रेडिबिलिटी ये सब चीज देखा, पढ़े लिखे आदमी है, पढ़ाने लिखाने की बात कर रहे हैं। फिर बताया भी कि मैं ना क्लास थोड़ा लेट तक लेता था, ज्यादा देर तक पढ़ाता था, थोड़ा ज्यादा पढ़ाता था, पूछता था। सबसे बड़ा गुनाह जो है वो क्या करता था, पूछता था। और उससे भी बड़ी बात, बच्चों का सम्मान बहुत करता था, उन्हें खुश बहुत रखता था। समझ रहे ना खुश रखने का मतलब, कि क्वेश्चन पूछता था, थोड़ा जो है वो इज्जत ज्यादा दे देता था कि आप तो ऐसे हैं, महान हैं, ये हैं वो हैं। तो इस कारण उन्होंने मेरे ऊपर केस फाइल किया है। अगर उनको लगा हाँ ठीक तो है, अब जो है वो पुलिस को ऑर्डर दे रहे हैं खत्म करो क्या, एफआईआर। एफआईआर को क्या कर दिया जाएगा, क्वैश, यानी कि कैंसिल। अब ये गए पूछ रहे हैं हुए सर अरेस्ट या अगली क्लास होगी हमारी, नहीं आया अभी तक मैसेज कि क्लास इज कैंसिल। इसका मतलब है कि अरेस्ट आपने नहीं किया है। कह रहे बैठो। बोले क्यों, बैठो थोड़ा काम है। इसीलिए बैठा के रखे थे क्योंकि कजरी कांस्टेबल अभी आई नहीं थी, कांस्टेबल वहां थे नहीं। जब बोले तब तक इनको चाय वगैरह, ये भी खुश, चाय दे रहे, इसका मतलब अब तो सर गए। जब वो कजरी कांस्टेबल आ गई तो बोला गया हाँ मैडम का थोड़ा सत्कार कीजिए। अब जो है वो मैडम को ले जाया गया। बोले तो मैंने बोला था उन्हें पकड़ के लाने, आपने मुझे ही बंद कर दिया। अब ऐसा, उसके बाद बोल रहे हैं कि अभी बंद ही नहीं किया है, आपके ऊपर जो है वो 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा भी दर्ज हुआ है, क्या कीजिएगा। तो बोले करूंगी क्या, ले ही तो जा रहे थे जेल, वही ठीक है, इससे ज्यादा तो देना है नहीं क्योंकि घर वाले भी कूटेंगे। अब देखिए ऐसे पावर जो है वो किनको दिया हुआ है, किनको, हाई कोर्ट को। लेकिन ऐसा पावर इसलिए हाई कोर्ट को दिया हुआ है ताकि इसका एक्सेप्शनल केसेस में इस्तेमाल करे, जनरल केसेस में पुलिस को पुलिस का काम करने दें। सेशन कोर्ट अगर काम कर रहा है तो ये नहीं कि सेशन कोर्ट को या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, सेकंड क्लास को ऑथ हो गया चलो भेजो केस मेरे पास, नहीं,
इसका मतलब इंटरफेयर हर समय नहीं करेंगे, एक्सेप्शनल केसेस में। किस केसेस में? जब उनको लगता है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो चीज को दबा करके बैठा हुआ है, सुनवाई कर ही नहीं रहा है, तब ऐसे में ऑर्डर दे सकते हैं। पुलिस गलत कर रही, तब ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऑर्डर दे सकते हैं। तो इसका मतलब है इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल इन जनरल कोर्ट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को कहा कि भाई आपको जो ये पावर दिया गया है, स्पेशल यूज के लिए दिया गया है, इसका क्या नहीं होना चाहिए? इसका जनरल जो है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करना रहे तो कहा जनरल बात है, और वो जो है वो थंब रूल है, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट हैविंग एनी वारंट। ये थंब रूल हुआ कि पुलिस जो है वो बिना वारंट के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन सेक्शन 35 में जो है वो प्रोविजन दिया हुआ है, जिसके तहत कहा गया कि इन सिचुएशन में बिना किसके? बिना वारंट के भी क्या किया जा सकता है? अरेस्ट किया जा सकता है। और देखिए वो सिचुएशन आपके जो है वो कौन कौन से हैं। हु कमिट द ऑफेंस, पुलिस के सामने ही आपने ऑफेंस किया। बात पूरा सुन रहे हैं? हाँ या ना एक बार बीच में बोलिएगा, पता चले। तो सुनते तो यहां से थोड़ा सा ऊपर तक लेके चले जाइएगा। कहां तक? यहां तक। और इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे एक वर्ड है, और वो कौन सा वर्ड है? और केस लॉ एक एक नंबर का दिखाऊंगा लास्ट में। इसके बाद वाले क्लास में सिर्फ क्वेश्चन और यही सब चलेगा। कैसा क्वेश्चन, कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, सब देखेंगे। हमने ग्रुप 2 में आज देखा था, वैसे ही ग्रुप 1 में देखेंगे। यहां पे बेसिकली करे कॉग्निजेबल ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस है? कहा अगर सीवियर इस नेचर है। अगर पुलिस के सामने किसी ने किसी को चाकू मारा, तो ऐसे केस में जो है वो पुलिस ये नहीं बोलेगी रुको रुको, मरना नहीं, अभी थोड़ा वेट करना, और तुम भी भागना नहीं चाकू मार के, रुकना जरा, मैं क्या लेकर के आ रहा हूं? मैं वारंट लेके आ रहा हूं, फिर तुम्हें क्या करूंगा? फिर तुम्हें पकड़ूंगा, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। बोला गया कि लॉजिकल तरीके से चलिए। तो कहा गया कि अगर पुलिस के सामने ऐसा हुआ है तो ऐसे केस में जो है पुलिस के पास अधिकार है बिना वारंट के क्या करने का? अरेस्ट करने का। कह रहे हैं कि अगर कोई भी उनके पास जो है वो इंफॉर्मेशन आया है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कमिट किया गया जिसमें कितने दिन तक की सजा हो सकती है, इसका मतलब बड़ा ऑफेंस है। अगर मामला ये नहीं है कि अभी 7 साल का सजा दे देंगे, सजा तो पुलिस थोड़ा ना देती है, ये तो कोर्ट देती है। लेकिन कहा अगर जुर्म साबित हो गया तो क्या होगा? कहा गया कि अगर ऐसा कोई ऑफेंस किया तो उसको क्या कर सकती है? पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अंडर बीएनएस। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को बार बार बुलाया गया, नहीं आया, भगोड़ा घोषित कर दिया गया। ऐसे केस में पुलिस को उसको पकड़ने के लिए अब फिर किसकी जरूरत नहीं है? वारंट की जरूरत नहीं है। इन हुज पोजीशन एनीथिंग इज फाउंड रीजनेबली विद सस्पेक्टेड। कैसा? अगर शक है, कुछ याद है? स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी, थेफ्ट, ये सब वर्ड सब हमने पढ़ा था बीएनएस में। अगर उसको कहीं लगता है कि इनके पास कैसी प्रॉपर्टी है, तो वैसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? अरेस्ट किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन पुलिस के काम में डिस्टरबेंस कर रहा है, मतलब अब मान लीजिए कि पुलिस जो है वो अरेस्ट करने के लिए आई, और पुलिस जो है वो अरेस्ट करने के लिए आई सुधांशु को। अब सुधांशु को पकड़ने के लिए आई तो इनके फ्रेंड एकलव्य, बड़ा दोस्ताना चल रहा था, मैंने अलग अलग बिठा दिया। अब जो है वो एकलव्य कहते हैं हाँ मजाल है, मेरे दोस्त को हाथ लगा देगा, मजाक समझ रखा है। अब पुलिस बोलती है क्या नहीं करना इसे अरेस्ट? सवालिच पैदा नहीं होता है। अब पुलिस सुधांशु को करी तू जा। किसको? और इनको कह रही है आ चौधरी। मतलब ऐसे तो एकलव्य, लेकिन इनका सरनेम बदल कर क्या कर दिया कि चल चौधरी, तेरा ही इंतजार था। इनको क्या किया जा सकता है? अरेस्ट। इसीलिए अगर जो है वो पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है, उस समय आप जो है वो कोर्ट से ऑर्डर लाइए। लेकिन अगर उनको रोकने की कोशिश की तो उनको तो पकड़ के ले ही जाएंगे, साथ साथ आपको भी उनके साथ ले जाएंगे, अगर उनको कंपनी फैक्ट्री चाहिए रहेगा तो। हु इज रीजनेबली सस्पेंडेड और बीइंग डेजर्टर। डेजर्टर का मतलब होता है जो भागा हुआ है, उसको बोलते हैं डेजर्टर। अगर कोई आर्म फोर्सेस से भागा हुआ व्यक्ति है तो उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि उसके बाद उसके ऊपर कोर्ट मार्शल जैसे प्रोसेस होते हैं।
आर्म फोर्सेस में कानून थोड़े सख्त हैं और वैसा ही होना चाहिए था हर जगह। वहां पे ये है कि किसी भी कारण से अगर आपने ऑर्डर को नहीं माना तो आपको सजा मिलेगी। और हम लोग का बहुत जाना हुआ, आंखों देखा हुआ चीज है कि सबका फोन वगैरह बस्ते में है, पक्का है, डेस्क उस पे नहीं, ठीक है। हम लोग का जाना हुआ है कि एक अच्छे रैंक पे थे, कैप्टन रैंक पे थे, और उनके वाइफ का कीमोथेरेपी चल रहा था। ये कैंसर के बीमारी में एक स्टेज होता है जहां कीमोथेरेपी चलता है। कोई उनको देखने वाला नहीं, ना इन लॉज में कोई था, ना इधर इनके मदर फादर, उधर उनके कोई नहीं। तो वो बेचारा गया, लेकिन गया तो वही उस समय शायद, मुझे जहां तक याद है, शायद कारगिल का समय था। तो सबकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई, सबको कॉल किया गया। उनकी वाइफ की हालत बहुत, फाइनली सर्वाइव भी नहीं की, तो वो नहीं आ पाए। अब सोचिए जहां कीमोथेरेपी चल रहा है, कोई देखने वाला, एक आदमी पानी तक देने वाला नहीं, तो कैसे कोई आ पाएगा। तो उन्हें डेजर्टर डिक्लेयर कर दिया गया, पुलिस अरेस्ट करके लाई और तब जाकर के उनके ऊपर कार्रवाई हुई, कोर्ट मार्शल किया गया, सजा मिली जो था। क्योंकि आप ये एक्सक्यूज ही नहीं दे सकते आर्म फोर्सेस में कि ये पोजीशन था, नहीं। पहला चीज, ऑर्डर क्या था? आना, बस इतना ही। नहीं आए, हम रीजन पूछेंगे ही नहीं आपसे। आना था, जैसे भी आप आइए, बस एक ही रीजन होता है, आप अगर जो है वो बीमार है, और बीमारी मतलब सर्दी जुकाम इसमें कंसीडर नहीं होता है, ऐसे बीमारी जहां आपसे नहीं हिला डुला जा रहा है, उस केस में अगर कोई नहीं आता है तो उसको आर्म फोर्सेस डिजर्टर डिक्लेयर कर देती है, और ऐसे केस में पुलिस उनको बिना वारंट के क्या कर सकती है? अरेस्ट, और अरेस्ट करके जो भी आर्म फोर्सेस है उनके हवाले कर देगी। Who has been concerned in or against whom reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists, और किस चीज का है? Punishable with an offense or relating to extradition, otherwise liable to the affront defend in the custody in the India। कह रहे हैं कि अगर कहीं भी किसी भी तरीके से उनके ऊपर किसी भी दूसरे देश से भागे वगैरह होने का क्या है? इल्जाम है, तो ऐसे केस पे बिना वारंट के उनको क्या किया जा सकता है? अरेस्ट किया जा सकता है। किसी भी कंट्री से भागे होने का या किसी कंट्री से जुर्म करके आए होने का कोई इल्जाम रहा, पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अगर कोई अगर व्यक्ति कहीं बाहर से भागा हुआ है तो उस केस में हम उसे क्या कर सकते हैं? यहाँ की पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है कि किसी भी कारण से उसके ऊपर कोई सजा सुनाया गया था। एक होता है आपका एक्सट्रेनेंट, याद है, जिसको कहा गया कि आप जो है इस इलाके में नहीं आएंगे, आप उसी जगह पे रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप आते, हिंदी में तरीपार बोलते हैं, इसमें आपका जो एक्सट्रेडिशन बोलते हैं, एक्सट्रीनस भी बोलते हैं। तो ऐसे केस में आपको बोला गया आप दिल्ली एरिया में दिखने नहीं चाहिए, और आप दिखें तो बिना वारंट के पुलिस क्या कर लेगी? ये सजा के तहत आता है, ताकि आप वहां दंगा फसाद ना भड़का रहे हो। ऐसे में बहुत लोगों को उस शहर जाने से मना कर दिया जाता है। Who being a released convict, कन्विक्ट का मतलब जिसके ऊपर जुर्म क्या हो गया है? साबित हो गया है। और इसमें कह रहे हैं रिलेटिंग टू नोटिफिकेशन एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर, आपके ऊपर जुर्म साबित था, आपने कोई जो है वो एक्टिविटी किया, वही एक्टिविटी जो आप पहले कर रहे थे उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, तो हम आपको क्या करेंगे? उसी चीज के लिए सजा काट के आए और फिर वो काम करना क्या कर दे रहे हैं? शुरू कर दे रहे हैं। फॉर हुज अरेस्टेड एनी रिक्विजिशन, अगर किसी दूसरे पुलिस स्टेशन से हमारे पास क्या आया? रिक्वेस्ट आया कि देखिए फलाना व्यक्ति आपके जो है वो थाना क्षेत्र में है, जोन में है, तो ऐसे में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, अगर उनको लगता है कि इनमें से कहीं भी कोई चीज है और उन्हें लगता है कि वो जो है कंप्लेन इनका या इंफॉर्मेशन जो है वो पक्का है, तो ऐसे केस में ये क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, अगर उन्हें लगता है कि ये बंदा कोई और क्या करने वाला है, ऑफेंस, तो अगर उनको इंफॉर्मेशन मिलता है सही सोर्सेस से, मत पूछिएगा वो सोर्स कौन है, वो सोर्स वही होता है जिसको खबरी और बाकी चीज बोलते हैं, तो उनको मिला अपने सोर्स से कोई भी चीज। फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, अगर किसी ऑफेंस को पूरा करने में उनको जरूरत पड़ रहा है। टू प्रिवेंट सच पर्सन काउजिंग एविडेंस, किसी भी तरीके से आप जो है वो क्या कर रहे हैं?
आप जो है वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। पढ़ेंगे पूरा का पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस के बारे में। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट, किसी को भड़काना, उकसाना, ऐसा एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या कर सकती है, वो अरेस्ट कर सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी दंगे हुए हैं, इतिहास गवाह है, जिस पर्सन ने जो है वो बोला है वो उसमें शामिल है, वो बस आग में घी का काम किया और क्या होता है, निकल लेता है। क्योंकि पकड़ा गया तो देशद्रोह का केस बनेगा उसके ऊपर। तो कह रहे हैं कि अगर टू प्रिवेंट एनी सच थिंग, अगर ऐसा कोई भी चीज तो उस चीज को क्या करने के लिए, रोकने के लिए। प्रोमिसेस और एनी एक्विजिशन फैक्ट ऑफ द केस डिस्प्यूट फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट टू द कोर्ट और पुलिस ऑफिसर। टू प्रिवेंट एनी पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट कर लिया, एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन कोर्ट wherever required cannot be interested. The police officers are record while remaining. कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन है, अगर अरेस्ट नहीं किया तो कल के डेट में जब भी हमें क्या होगा, जरूरत पड़ेगा कि उस पर्सन को क्या किया जाए, कोर्ट ऑफ लॉ में ला करके सुनवाई कराई जाए। कह रहे हैं कि सुनवाई तो तब ना जब वो फिर दिखेगा, तो इसीलिए ऐसे केस में उसको क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। अगर कोई पर्सन है जो इनफर्म है, क्या है इनफर्म, क्या मतलब होता है, एक बार पढ़ के देखिए तो ये बात समझ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है नोट में। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसमें तीन बातें। पहली बात, अरेस्ट करने गए हैं जिस बंदे की उम्र 65 साल या उससे क्या है, यानी कि जिसकी उम्र जो है वो 65 नहीं, 65 से क्या है, 65 से, और कह रहे हैं कि या तो वो इनफर्म, इनफर्म बोलते हैं कमजोर व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति, बीमार है, ऐसे व्यक्ति को अगर अरेस्ट करने गए हैं तो कहा गया ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट, और उसके ऊपर जो इल्जाम है उसमें कितने तक की सजा हो सकती है, कहा जो भी होगा वो 3 साल को टच नहीं करेगा। तो ऐसे केस में कहा गया कि आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक किससे परमिशन नहीं मिला है, डीएसपी से परमिशन नहीं मिल गया है। अब अगर हम किसी को अरेस्ट करने जाते हैं तो कह रहे हैं कि जिसको आप अरेस्ट करने के लिए जाएंगे, साफ तौर पे जो है क्या होना चाहिए, उसका जो है वो वियर एक्यूरेट, विजिबल और व्हाट क्लियर आइडेंटिफिकेशन। ये नहीं पता चला पकड़ने किसी और को गए, नाम था आदित्य नारायण शंकर, एक का नाम आदित्य नारायण था, उठा लिया गया, बोला गया कि नहीं, उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, इसका आधार ये तो ये, ताकि वो यूनिक पर्सन है ये क्या हो सके, इस्टेब्लिश हो सके, क्योंकि नाम तो बहुत लोगों के एक जैसे हो सकते हैं। प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, मेमोरेंडम ऑफ क्या बनाइए, अरेस्ट, और इसमें अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस। कौन होंगे वो, मेंबर होंगे, किसके, फैमिली के जो है वो मेंबर होंगे, उनसे क्या करवाइए, अटेस्ट करवाइए। एंड कॉर्डर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, और जो पर्सन जो है वो आपका क्या हुआ है, अरेस्ट हुआ है, उसका उस पर काउंटर सिग्नेचर रहेगा। कहा कि इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय मेंबर ऑफ हिज फैमिली दैट ही हैज बीन रिसीव्ड। अगर मान लीजिए कि इन्फॉर्म कीजिए जो पर्सन है उनसे रिलेटेड लोगों को, कब, जब जो है साइन करने वाला उस पर उनका फैमिली मेंबर नहीं था, क्योंकि उनको तो इस बात का पता ही नहीं चला, किसी और से करवा लिए। तो ऐसे केस में आप उनको क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, किनको, घर वाले को। इंट्रोगेशन आफ्टर अरेस्ट, कहा अरेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, कहा अरेस्ट करने के बाद उनको छोले कुलचे खिलाएंगे, छोले भटूरे भी खिलाएंगे, गोलगप्पे भी खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, कहा नहीं कुछ और खिलाएंगे। इंट्रोगेशन, हम उनसे पूछताछ कर सकते हैं। कहा गया कि ऐसे केस में आप जो उनसे पूछताछ करेंगे उसमें उन्हें जो है वो क्या प्रोवाइड करेंगे, कहा एडवोकेट बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक बैठा रहेगा, सब बात सुनता रहेगा। कहा गया कि ये जरूरी नहीं है, थ्रू आउट इंट्रोगेशन उसका होना जरूरी नहीं है, लेकिन इंट्रोगेट करेंगे तो उसका होना जरूरी है। लगातार रात तक शाम तक बैठता रहे ये जरूरी नहीं है। अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम, पहले वाला ठीक बोला, बाद वाला चीज अलग था।
अब बताइए नेगी जी, नहीं जितना है उसी का पूरा क्रक्स बताइए फटाफट। हाँ। और कुछ इसमें है पूरे कहानी में क्या? हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है आप बोल दिए तब बोल देंगे। अच्छा देखिए, अभी ना इसमें बेल और बेल बॉन्ड जैसा चीज को गायब कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि कोई पर्सन है, उससे नाम पता पूछा गया, वो बताने से मना कर देता है, लेकिन पुलिस अपना आइडेंटिटी बता रही है। नहीं बताएगी तो राह चलते कोई मुझे सिविल ड्रेस में पूछ लेगा नाम पता, अगर चल पाया मेरे से तो दे दिया करे। कोई भी आदमी नाम पता मुझसे पूछ देगा नहीं। लेकिन अगर आप रात में जो है वो जा रहे हैं कहीं से, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए पीसीआर वैन घूमते रहती है, उन्होंने पूछा, पकड़ा और बोला दक्ष है ना कि हाँ क्रिस क्रिस कि जो है वो बताइए अपना नाम और पता। बोलते हैं पता नहीं। बोलते क्या पता नहीं? बोलते नाम। पता? वो भी पता नहीं। कहते हम सब बता देते हैं आपका एड्रेस वगैरह, चलिए लिखवा देंगे, बाकी लोगों को भी दे दीजिएगा जेल का जो एड्रेस जहां बंद करेंगे। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसे में अगर पुलिस को डाउट भी होगा, रीजनेबल डाउट, तो आप क्लैरिफाई करेंगे ना। और या पुलिस को डाउट है कि आप सही नाम नहीं बता रहे, तो कोई ना कोई आईडी वगैरह रहा, आदमी लिया और क्या कर दिया, दिखा दिया। लेकिन ये तब जब पुलिस अपनी आइडेंटिटी को क्या कर रही है, डिस्क्लोज कर रही है, वो आपको इस बात का प्रूफ दे रही है कि वो पुलिस ऑफिसर है। तब अगर आप नहीं करते हैं तो ऐसे में जो है वो आपको क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। ये बेसिकली कह रहे हैं। अब ये जो अरेस्ट किया जाएगा तो इसके बाद अगर जो है वो आपने खुद बोला नाम पता वगैरह, अरेस्ट करने के पीछे मनसा को जेल में रखना नहीं है, ये है कि बस आप क्या कर दें, सही नाम पता वगैरह बता दें। अगर आपने बता दिया तो आपको वो छोड़ सकते हैं और बोल सकते हैं कि अगर जरूरत हुई तुम आपको बुलाएंगे और जिस दिन बुलाएंगे उस दिन कोर्ट चले आइएगा। इसको बोलते हैं बेल या बॉन्ड। तो ये बॉन्ड उन्होंने खुद भरा है, किसी और ने नहीं भरा है। लेकिन पुलिस कह रही कि ना ज्यादा गड़बड़ है, किसी को कह रही कि आप आइए, और इस बार जो है कह रही कि ऋषभ को आप आइए और आकर के जो है वो इनका जो है वो क्रिस का जो है वो क्या कीजिए, बेल बॉन्ड भरिए। इसका मतलब हुआ कि वो बता रहे कि अगर कल के डेट में क्रिस को बुलाया आपने जांच पड़ताल के लिए और ये नहीं आया तो मैं 1 लाख रुपए का बॉन्ड भर रहा हूं, मेरे से 1 लाख रुपए ले लेना। पुलिस कहती है ठीक है, नो दिस इज कॉल्ड बेल बॉन्ड। तो बेल बॉन्ड हमेशा कौन भरता है, बेल बॉन्ड हमेशा दूसरा बंदा भरता है। बॉन्ड आप साइन करते हैं जिसमें आप खुद अंडरटेकिंग लेते हैं और कहते हैं बोला ना आ जाऊंगा, किस दिन आना रहेगा उस दिन आ जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, बॉन्ड। तो कह रहे हैं कि अरेस्ट हो सकता है अगर कोई बंदा अपना नाम नहीं बताता, नाम पता सर्टेन हो गया तो हम उसको रिलीज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें फिर उसकी जरूरत है तो हम केस बना सकते हैं और कह सकते हैं कि आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो या तो बॉन्ड भरना पड़ेगा खुद से या किसी से भरवाना पड़ेगा, कोई और भरता है तो दिस इज कॉल्ड नाउ व्हाट, बेल बॉन्ड कहलाता है। लेकिन जिसको भी आपने इस तरह से पकड़ा है, कितने देर के भीतर, 24 आवर के भीतर उसको किसके पास भेजेंगे, मजिस्ट्रेट के पास। और मजिस्ट्रेट के पास जो आप भेजते हैं उसमें आने जाने का टाइम जो है वो शामिल नहीं होता है। कहां पे है, थर्ड पॉइंट, इफ सच पर्सन इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया द बेल बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड। अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया का जो है वो रेसिडेंट, तो कुछ नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया के जो है किसी पर्सन को उसका क्या रखना पड़ेगा, श्योरिटी रखना पड़ेगा। पता चला एक तो बंदा बाहर का, श्योरिटी भी बाहर का, उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना है, ना वो बंदे का पता है ना किसका पता है। श्योरिटी को तो इसीलिए ना कि हमारे कस्टडी के रहेंगे और उनको हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि आपने तो इतने का बॉन्ड भरा था, वरना उनके पैसे क्या कर लिए जाएंगे, फोर्टफिट कर लिए जाते हैं। तभी ना बोला जाता है कि बॉन्ड, लाख रुपए के बॉन्ड पे उसको छोड़ा गया। आइए, कितने देर के भीतर, 24 घंटे, इसमें आने जाने का टाइम शामिल
इसका मतलब हुआ कि अगर कोई शख्स पकड़ा गया बेंगलोर में, तो ये नहीं है कि वहां से जो है वो प्लेन में जगह नहीं है, ट्रेन से तो 3 दिन बाद पहुंचेंगे, यहां तो 24 घंटे बोल रहे, तो चार्टर प्लेन कर लें, का करना पड़ता अगर लॉ में लिखा रहता। तो इसलिए इन्होंने यहां जो लिखा है इसका मतलब क्या है, ये जो 24 आवर्स है ये किसके भीतर, हाँ जी, ये बेसिकली आने जाने के टाइम को क्या करके छोड़ करके। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, क्या कोई एक प्राइवेट आदमी किसी दूसरे प्राइवेट आदमी को अरेस्ट कर सकता है, कहा कर सकता है। अगर उसे पता चला कि उसके प्रेजेंस में कोई क्या कर रहा है, कमिट कर रहा है, मतलब कर रहा है क्या, नॉन बेलेबल एंड व्हाट कॉग्निजेबल ऑफेंस और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो भागा हुआ है पहले से, कह रहे ऐसा कोई अगर आदमी है तो कहा कि इनको जो है वो अरेस्ट कर सकता है कोई भी, कौन आदमी, प्राइवेट पर्सन, हम और आप हो गए। तो हम और आप भी किसी को क्या कर सकते हैं, अगर आपके सामने में ही जो है नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, अब आपने उसको पकड़ लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब उसको सजा दे दीजिए, नहीं, पकड़ लिया, आपका काम था, आपके पास ये राइट था, उसको अरेस्ट करने का कर लिया। कह रहे हैं कि मेक सच ऑल पर्सन इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। और उसके बाद कह रहे हैं 6 घंटे के अंदर, कितने देर है, 6 घंटे के अंदर उसको लेकर के कहां पे आइए, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेकर के आइए। अब इसमें जो है वो देख लीजिए आप, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये वो सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा खतरनाक किस्म के लोग हैं। पर अगर आप पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, किसी के सामने किसी को गोली मारा गया, आपने उसको पकड़ लिया, आपके में रजनीकांत की आत्मा आ गई और आपने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। अगर ऐसा आपने कर लिया तो आप अरेस्ट कर सकते, लेकिन कितने देर के भीतर लाना पड़ेगा, यही अगर पुलिस करती है तो कितने देर के भीतर, ठीक है। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, क्या मजिस्ट्रेट किसी को अरेस्ट कर सकता है, क्या कर सकता है। मजिस्ट्रेट कहीं से जा रहे थे, उनकी आंखों के सामने कोई इंसिडेंट हुआ, वो ऑर्डर दे सकते हैं कि फलाने बंदा को क्या किया जाए, अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट हाउ मेड, अब यहां से आता है कि अरेस्ट होगा कैसे, किस तरीके से हम किसी को क्या करेंगे, अरेस्ट, यानी अरेस्ट से रिलेटेड और भी चीजें दी हुई है। कह रहे कि अगर कोई अरेस्ट करने के लिए गया है तो पहली बात, अच्छा एक बार अरेस्ट का तेजी से कम ये 2 पढ़ के देखिए तो, ये वाला और ये वाला, कहा गया किसी को पकड़ने के लिए गए हैं, अरेस्ट करने गए हैं, जबरदस्ती खींचातानी मत कीजिए, पहले उसको कन्वे कीजिए कि हम आपको क्या करने आए हैं, हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। वो कहते हैं चलिए, तो चलिए। ऐसे में जो है कहीं जोर जबरदस्ती नहीं करना है। पूरे अरेस्ट वाले चीज को मैं एक जगह कर रहा हूं, वो यहां 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 तक है, जिसको मैं एक साथ कर रहा हूं ताकि आप सारे बात को क्या कर सके, समझ सके। और आपके एग्जाम में आएगा मुश्किल से 3 नंबर का, और उसमें आप अगर 4 स्लाइड लिखेंगे, या 4 स्लाइड मतलब मेरे स्लाइड का मतलब आपके पेज के अकॉर्डिंग, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए उन सारे बातों को एक जगह करके हमें 2 से 3 नंबर के लायक जो लिखना रहेगा, तो कितना, मैंने नहीं बोला, इसके बाद वाले क्लास में देखिएगा सिर्फ वही बात करेंगे हम लोग, राइटिंग और इसकी, कि कैसे क्वेश्चन कितने देर में पढ़ के कितने देर में लिखना है। और देखिएगा वहां पे कितना मजा आपको आएगा। जो लोग आएंगे उसके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि उसमें खून जलेगा, और जो बिना उसमें आए हुए एग्जाम में जाएंगे उनका भी जलेगा, क्योंकि वो 4-5 बार बैठेंगे एग्जाम में, जो आएंगे उनका भी। तो इसीलिए वो तो आपके ऊपर है, मेरा काम एक बार बताना है, आगे उसके बाद आपका खुद सोचना है। क्योंकि अभी हम लोग सोचते हैं ना कि क्वेश्चन आता हुआ चीज, देखिएगा ना आंसर तक लिखा रहेगा, लिख के दे दीजिए, उतार लीजिए, उतने देर में उतार भी नहीं पाइएगा, ये स्थिति होती है। कितने देर में क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंशन में दिया रहता है, कितने टाइम में पढ़ेंगे देखना रहेगा। तो चलिए
अब इसको पूरे एक जगह करते हैं। अगर पुलिस को किसी को अरेस्ट करना है, पहले उसे बताएगा, अगर वो साथ चलने को तैयार है, किसी तरह से टच वगैरह करने का काम नहीं करें, कोई फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने उनको बोला कि आपको हमारे साथ चलना है, वो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। हैं वहां पे, भाग नहीं रहे हैं, लेकिन यहीं पे कोई आता है, मैं नहीं जाऊंगा। देखते हैं कुछ बच्चा, बदमाश बच्चा रहेगा, आना इधर, मैं नहीं जाऊंगा। भागा नहीं है अभी, लेकिन आना इधर, मैं नहीं जाऊंगा। तब उसको ऐसे करके चलना, ऐसे करके ले जाते हैं ना। कुछ बच्चा होगा, ये हुआ एक चीज, तो अब हम उसे क्या करेंगे, पकड़ करके तब हम फिजिकली उसको छुएंगे और लेकर के जाएंगे। कुछ होगा, आना इधर, जैसे बोल रहे आ इधर, ये नहीं बोल रहा मैं नहीं आऊंगा, बोल रहे आ इधर और उल्टा भाग रहा है। अब कहा गया ऐसे केस में बोला गया दौड़ो, पकड़ो उसको, कहा गया दौड़िए, पकड़िए, ठीक है। कहा गया कि जो भागा, वो जो भागा है उसको कैसे पकड़े, कहा दौड़ के पकड़ो। और कैसे पकड़ोगे, कहा कि अगर जो है वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर इल्जाम जो लगा है उसमें उसे जो है वो ना लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट है और ना मौत की सजा है, ऐसा ऑफेंस है जो इतना बड़ा नहीं है कि इन दोनों में से कोई सजा है, तो कहा भाग के पकड़िए, गोली नहीं चला सकते। उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए अरेस्ट करने के दौरान, चाहे वो कितना भी रेसिस्ट क्यों ना कर रहा हो, एकदम कुछ भी। आप पुलिस में ही तो आए हैं, दामाद बनने थोड़ा ना आए हैं। आप जो पेट निकाल के बैठे हैं, चला नहीं जा रहा है आपसे, पुलिस ने डांटा था और ये जज ने डांटा था बिल्कुल ही साफ तौर पे कि इनको भेजिए और इनको बैक ऑफिस भेजिए। बैक ऑफिस का मतलब क्या होता है, फील्ड पे मत भेजिए। क्या करने के लिए, तो क्या करवाइए इनसे, फाइल लिखवाइए, बैक ऑफिस वर्क की भी तो जरूरत है। तो बोला अगर आप फिट नहीं है तो फिर आप फील्ड में ना जाएं, क्योंकि वहां पे हर केस में गोली नहीं चला सकते हैं आप, और अगर चलाया तो ये आपके ऊपर जो है वो मर्डर का चार्ज लगेगा, क्योंकि आप उस पर गोली उस समय नहीं। हाँ, अगर कोई टेररिस्ट है, आप पकड़ने गए हैं और आप उनको बोल रहे बाबू चल साथ में चलना है, तो बाबू क्या बोलेगा, हाँ चलते हैं। अब बाबू आया लेकर के, तो कहा कि इस दौरान अगर कहीं आपको हाथ लगाना पड़ा, गोली चलानी पड़ी तो अलाउड है। या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर खून का मुकदमा चल रहा है, तो उसमें तो आपका डेथ पनिशमेंट भी है, लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट भी है, उसको वो अगर भाग रहा है तो उसके ऊपर आप गोली चला सकते हैं। उसका भी कुछ रूल है पहले कि कोशिश करना है गोली पहले किस पे चलाने का, पैर पे, उसके बाद अगर नहीं निशाना उतना सही है तो पीठ पे चला सकते हैं। आप बोलिएगा छाती पे, भागते हुए आदमी को सीने पे थोड़ा ना गोली लगेगी। यही सब ना बेसिकली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में भी आता है कि ये जानबूझ करके इनका इरादा है इनकाउंटर करने का था, जो भी चीज रहे, फॉरेंसिक टीम वगैरह होती है। कहा कि ये तो बात हो गई बागर बिल्लों की, लेकिन आज की नारी दुर्गा चंडी, हमारी छोरियां भी क्या छोरों से कम है? तो हर चीज में, अच्छे काम में भी बुरे काम में भी गुल खिलाया। इनके ऊपर भी निकला अरेस्ट वारंट, नहीं निकल सकता? ओलंपिक भी जीत सकते हैं, प्लेन भी उड़ा सकते हैं, आईएएस आईपीएस भी बन सकते हैं, क्रिमिनल भी बन सकते हैं। परसों ही जो है वो पुलिस इनकाउंटर में एक जो है वो वुमेन नक्सल मारे गए हैं। ये सब न्यूज आप लोग सुनते हैं या नहीं? तो कहने का मतलब है, मतलब जैसे नक्सल मेल में होते हैं वैसे फीमेल में भी। तो कहा कि अगर जो है आप किसी को अरेस्ट करने गए और वो फीमेल है, तो सबसे पहली बात, आप किसी भी शर्त पे टच नहीं करेंगे। सबसे पहले बोलेंगे कि आपको हम अरेस्ट करने आए हैं। वो कितना भी बोले मैं ना जाऊंगी, तो आप उन्हें बताइएगा कि हम मायके या ससुराल जाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े घर जाने की बात कर रहे हैं। क्लियर करेंगे। वो फिर भी कहते हैं कि मैं ना जाऊंगी, तब आप ऐसे में लेडीज कांस्टेबल बुलाएंगे। अगर फोर्स इस्तेमाल करने की जरूरत भी पड़ी तो लेडीज कांस्टेबल ही उनको जो है वो पकड़ के खींच के या ऐसे जो भी चीजें जितना ताकत की जरूरत रहे ले जा सकते हैं। ये बेसिकली है। इसके अलावा किसी भी शर्त पे आप उनको अरेस्ट करने, चाहे लेडीज कांस्टेबल जाए चाहे कोई भी रहे, मतलब जेंट्स को तो ऐसे ही टच नहीं करना है, लेडीज कांस्टेबल भी रहेंगे तो भी उन्हें जो है वो सनसेट और सनराइज के बीच में उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सनसेट और सनराइज इसीलिए बोला गया, रात का मतलब, और हर जगह रात का अलग अलग मतलब है, इसलिए वर्ड सनसेट और सनराइज बोला गया। हमारे देश में 1.5 से 2 घंटे का गैप होता है, कुछ जगह अंधेरे होने में भी। जैसे देखिएगा कि दिल्ली वगैरह में थोड़ा देर से अंधेरा होगा,
यही अगर हम थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाएंगे, जैसे बिहार, यूपी पहले, तब और आगे बढ़ते जाइए बिहार की तरफ, वहां अंधेरा जल्दी होगा। इसका मतलब है कि ये इसीलिए पता चल जाता है हम लोग को, एक तो ज्योग्राफी पढ़े इसलिए पता चलता है, दूसरा ये भी रहता है कि कभी कभी मम्मा से अगर बात होते रहेगी तो मम्मा वहां सांझ बत्ती दे रही होती है, यहाँ धूप रहता है, मतलब शाम के समय नहीं दिया जाता है, दिया वगैरह दिखलाया जाता है, तो पता चला मम्मा उधर रही, यहाँ पे तो पूरा धूप जैसा निकला हुआ है। तो उधर 6 बजते बजते 6:15 होते थे, यहाँ 7 बजे तक ये काम होता है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जगह पे अंधेरा अलग अलग समय में हो सकता है, इसलिए उन्होंने बोला सनसेट और किसके बीच में नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो स्पेशल परमिशन लेते हैं। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि नहीं बताया मैंने कि वो जो लेडी वही नक्सल में अगर है तो उनको तो दिन में जाएंगे तो क्या इंतजार में बैठेंगे? का ऐसे केस में आप परमिशन लेंगे, लेडीज कांस्टेबल होंगे, मतलब जो उनको अरेस्ट करेंगे और तब जा सकते, अदरवाइज नहीं। जेंट्स को भी अरेस्ट करने के लिए जो है वो दिया हुआ है गाइडलाइन, इन जनरल आप रात में अरेस्ट नहीं करेंगे अनटिल अनलेस वो शख्सी ऐसा है कि वो आता ही उसी समय घर है, बाकी तो फिर गुल खिलाने बाहर निकलता है, का ऐसे केस में कर सकते हैं। अब देखिए, इतना बात अगर पूछ दिया 3 नंबर के लिए, तो अगर ये पूरा सुना हुआ रहेगा और थोड़ा शिद्दत से सुना हुआ रहेगा तो लिख दीजिएगा, और नहीं तो फिर ये देखिए, जय माता दी, लेट्स रॉक, आराम से जो है वो क्या कीजिए, इसको रट्टा मारिए और लिखिए। कहा गया कि जिसको भी अरेस्ट किया जाएगा, अभी एक बात और इसमें ऐड करेंगे अरेस्ट वाले में, जिसको भी अरेस्ट किया जाएगा उसको अरेस्ट करने के लिए कहा गया कि आप अरेस्ट करने के कितने दिनों के भीतर, 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने क्या करेंगे, रखेंगे। साथ ही साथ यहां कह रहे हैं कि अगर when he is arrested without a warrant, अच्छा कैसे आपने बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही, वो क्या था, कॉग्निजेबल ऑफेंस था। कौन सा ऑफेंस था? जिसमें आप कर सकते थे, तो भी क्या करेंगे, कितने देर के भीतर? फिर इस 24 घंटे में कौन सा टाइम शामिल नहीं है? आने जाने का, मतलब बैंगलोर में पकड़े हैं, दिल्ली के कोर्ट में लाना है, 30,000 कोर्ट में पेश करना है, क्या करें वहां से, चार्टर्ड प्लेन करें, क्योंकि ट्रेन से तो आने में 2 दिन लगेगा। कहा नहीं, आराम से मालगाड़ी में लाओ ठूस के, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आने जाने का टाइम हम शामिल नहीं करेंगे। उनके लिए अलग से 10 लाख 20 लाख में चार्टर्ड प्लेन थोड़ा ना बुक किया जाएगा, लॉ है, लेकिन आने जाने के टाइम को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इफ सो डायरेक्ट सब डिविजन मजिस्ट्रेट द केस ऑफ ऑल पर्सन सॉरी ऑल पर्सन अरेस्टेड विदाउट व्हाट, वारंट। कहा गया कि आपको भी रिपोर्ट देना होगा। पता चला ऐसे तो आप बहुत लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में ठूस के रख देंगे, तो क्या करना है, हर दिन का हिसाब दीजिए मजिस्ट्रेट को कि लाएंगे आपके सामने हुजूर, 24 घंटे का टाइम है, लाएंगे, लेकिन आज पूरे दिन में हमने इतने बागर बिल्लों को पकड़ा है, वो भी कैसे, बिना किसके। ये रिपोर्ट आपको बनाना है, क्योंकि बहुत बार आप सुनते होंगे पुलिस किसी को पकड़े हुए रखती है, रजिस्टर पे मेंटेन भी नहीं करती है, कुटाई पिटाई की और छोड़ दी। ये चीज से बचने के लिए कहा गया कि लॉ के अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए। No person who has been arrested by police officer shall be discharged except his bond or bail bond। अब यहां पे बताता हूं बॉन्ड और बेल बॉन्ड। पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, आप अगर जो है वो बॉन्ड का मतलब होता है मैं खुद अपनी गारंटी और जिम्मेदारी ले रहा हूं, आप मेरा सारा बयान दर्ज करें, मैं वो शख्स नहीं हूं, या मैं वो जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो शख्स मैं नहीं हूं, या अगर आपको लगता है मैं हूं तो मैंने ये ऑफेंस नहीं किया है, हमारे ऊपर जब भी आप मुझे बुलाएंगे या जब भी मुझे कोर्ट में पेश होने के लिए बोलेंगे मैं पेश हो जाऊंगा। यही तो आप मुझसे चाहते हैं ना। सजा तो आप नहीं देंगे, नहीं तो सुना दीजिए सजा। सजा सुनाने का तो आपको अधिकार नहीं है, कौन सुनाएगा? तो आप इन्वेस्टिगेटर पूछ लीजिए मुझसे जो पूछना है, फिर कल पूछने के लिए बुलाइएगा, फिर मैं आ जाऊंगा, और इसके लिए मैं अंडरटेकिंग लेता हूं। इसको बोलते हैं बॉन्ड, जो आप खुद से दे रहे हैं। अगर मामला सीवियर लगता है और लगता है कि तेरे बोलने से, तेरे बात का भरोसा करो जुबान का, तू तो खुद चोर है, और कौन है, कोई दूसरा पर्सन, अब ऐसे में आप एक रिस्पेक्टेबल पर्सन को लाते हैं जिसको पुलिस मान लेता है ठीक है, लेकिन उस पर्सन को बोला जाता है कि अच्छा आप जो है वो इनकी तरफदारी कर रहे हैं ना, चलिए फिर आप जो है वो बॉन्ड भरिए और लिखिए उसमें कि अगर उस दिन ये नहीं आए तो इस केस में आप 2 लाख रुपए दीजिएगा। कितना?
अब ये क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है, 1 लाख का बॉन्ड होगा, 2 लाख का होगा, 10,000 का होगा या 20,000 का होगा। तो जब थर्ड पार्टी कोई आपके लिए जो है वो बॉन्ड भरता है जिसमें अमाउंट मेंशन होता है तो उसको बोलते हैं बेल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बेल बॉन्ड। लेकिन जब आप खुद से जो है वो कहते हैं कि मैं आ जाऊंगा और आपके बात को मान लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। तो या तो बॉन्ड पे या किस पे? बेल बॉन्ड पे जो है वो उसको क्या किया जा सकता है? रिलीज किया जा सकता है। अगर पूछा गया सब कुछ सही रहा, कुछ भी गड़बड़ नहीं रहा, तो उसको सिंपल बॉन्ड पे रिलीज कर देंगे कि हाँ जब बुलाऊंगा तो क्या करना, बस यही एक अंडरटेकिंग ले सकते कि जब बुलाऊंगा तो आ जाना। समन एंड वारंट। अच्छा, एक और बातें हैं। अगर बॉन्ड के केस में इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है कि आप इस बीच में जो है शहर से बाहर नहीं जाएंगे या इस बीच में देश से बाहर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो परमिशन लेकर के जाएंगे, ये कंडीशन हो सकता है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है जुर्म कितना बड़ा है। पता चला किसी के ऊपर एक इल्जाम लगा है कि उसने सामने वाले का नलका खोल लिया। क्या खोल लिया? नलका टूटी। अब उसके इसमें बेल बॉन्ड, बोलेगा रख मुझे यही, मेरा औकात तो देख ही लिया कि मेरे ऊपर कौन सा इल्जाम लगा, नल टूटी और वो भी क्या पुराना वाला, उसके लिए इल्जाम लगा, उसके लिए मेरा कोई बॉन्ड भरेगा। तो ऐसे केस में जो है वो क्या है, सिंपली उसी के अंडरटेकिंग पे चीजों को क्या कर दिया जाता है, पूछ के छोड़ दिया जाता है। देखिए समन एंड वारंट। समन एंड वारंट जो है वो बेसिकली जो है वो आपका एक जैसा ही चीज होता है, बस स्टेजेज अलग अलग होते हैं। किसका? समन का और वारंट का। जब हम पढ़ रहे थे सिविल प्रोसीजर कोड तो भी हमने इस वर्ड का पहले भी इस्तेमाल किया है, समन का और किसका? वारंट का। समन बेसिकली समझिए एक सरकारी न्योता है जिसका मतलब होता है कि हमें आपसे कुछ पूछना है, इसीलिए आइए कोर्ट में और आकर के इस चीज का जवाब दीजिए, या आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट हम तक पहुंचाइए। इसमें से किसी भी चीज के लिए कोर्ट क्या भेजती है? समन भेजती है। जब भी कोर्ट जो है वो क्या करेगी? समन भेजेगी, या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा जाएगा, या कोर्ट के ऑफिसर के द्वारा जाएगा, या पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा। जिसके लिए भेजा जा रहा है उसका नाम साफ साफ मेंशन होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, साथ ही साथ जिस कोर्ट से भेजा जा रहा है उस कोर्ट का क्या होना चाहिए, उस पे जो है वो डिटेल होना चाहिए कि कौन सा कोर्ट भेज रही है, उसे किस कोर्ट में मौजूद होना है, आना है, कितने बजे आना है, ये सारी बातें उस पे क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। जब भी समन भेजा जाएगा, समन जब तक सर्व्ड नहीं होगा तब तक ये वैलिड नहीं होता है। और समन के सर्व्ड होने का क्या मतलब होता है? समन के सर्व्ड होने का मतलब होता है उस पर्सन ने उस चीज को एक्नॉलेज कर दिया तो माना जाएगा समन क्या है, सर्व्ड है। पुलिस के ऑफिसर गए, कोर्ट के ऑफिसर गए, या डाकिया गया, आप जो है वो घर के भीतर हैं और घर वाले को बोल दे रहे हैं कि बोल देना मैं नहीं हूं। क्यों? ताकि समन सर्व्ड ना हो, क्योंकि समन जब तक सर्व नहीं होगा तब तक आपके ऊपर किसी तरह का कोई आगे कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि पहले आपको पता तो चले कि क्या ऐसा हुआ है, तभी तो कोई और एस्पेक्ट होगा। तो कहा गया कि जब तक समन सर्व ना हो तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसे केस में तो समन ही सर्व नहीं होगा, और जानबूझ करके आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, कंसील कर रहे हैं। फिर कह रहा हूं 3 नंबर के कारण इन सारे चीजों को मिला करके बता रहा हूं ताकि आप उसको एग्जाम में क्या कर पाए, लिख पाए, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा। कहा कि अगर जो है वो समन आप तक आ रहा है तो आप उसको रिसीव कीजिए, जिस दिन कोर्ट ने बोला उस दिन आ जाइए, लेकिन आप जानबूझ करके सामने नहीं आ रहे हैं तो कहा कोई बात नहीं है, आपके किसी रिलेटिव का उस पर साइन ले लेंगे और माना जाएगा कि समन हमने क्या कर दिया है, ना घर पे मैं हूं ना मेरे रिलेटिव है, जानबूझ करके घर बंद करके मैं गायब हो रहा हूं, ताकि समन क्या ना हो सके, सर्व्ड ना हो सके। कहा गया ऐसे केस में वो जाएंगे, 2 बार 3 बार जाएंगे, उसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कि आप जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं तो क्या किया जाएगा, ऐसे केस में नहीं, ऐसे केस में आपके घर के बाहर जो सबसे अच्छा जगह, जिसको कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है जहां फट से नजर पड़ जाए, जैसे अब मान लीजिए कि कोई भी यहां बैठे हुए, सबसे ज्यादा नजर आगे की तरफ पड़ेगा, या आप आते हैं तो वहां पे नजर पड़ेगा। तो कहा कि कॉन्स्पिशियस का यही मतलब है। जरा मुझे बताइए, ये वर्ड कॉन्स्पिशियस और नजर पड़ेगा, इसको लेकर के हमने पहले भी किसी एक्ट में ये जिक्र किया है कि इट शुड बी पेस्टेड एट कॉन्स्पिशियस प्लेस। मुझे बताइए, रुकिए रुकिए रुकिए,
कम से कम एक दो जगह का नाम बताइए जहां पे हमने ये पढ़ा था, किस चैप्टर में पढ़ा था और किस चीज के लिए इस्तेमाल किया था। स्टैंडिंग ऑर्डर, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में जो नियम कानून होंगे, और भी जगह था लेकिन यहां बहुत ज्यादा ये बात बोला गया था कि इस जगह काम करने के जो तौर तरीके हैं वो कहां पे रहे, कॉन्स्पिशियस प्लेस, जिसमें हम लोग बोलते थे नोटिस बोर्ड सबसे अच्छा जगह माना जाता है। क्या माना जाता है? कॉन्स्पिशियस प्लेस। तो कह रहे कॉन्स्पिशियस प्लेस पे ताकि नजर पड़ जाए, और क्या कर लेना है, आपको जो है वो वहां के नेबर से जो है बस वेरीफाई साइन करवा लेना है कि वास्तव में हमने यहां पे साटा था। क्योंकि ये भी तो हो सकता है हम साट के गए, आप आए टुई, फिर आप गायब, तब तो फिर सब नहीं माना जाएगा। इसीलिए क्या कर लिया जाता है, साइन करा लिया जाता है। अब अगर मान लीजिए मामला कंपनी का है, तो कहा कंपनी का है तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे क्या कीजिए, आप भेजिए, पहला। दूसरा, आप जो है वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी, बाय गॉड आपको इज्जत बड़ी दी गई है, सीए वगैरह नहीं लिखा हुआ है, हर जगह सेक्रेटरी लिखा हुआ है। शहीद करने के जितने जगह हैं हर जगह प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, सेक्रेटरी लिखा हुआ है। देखिएगा अगर लॉ पढ़े, कुछ जगह तो मैंने ही पढ़ाया है, इन जगहों पे कंपनी लॉ में भी लिखा हुआ है। उनमें से किसी को भेज दीजिए और उनका क्या करवा लीजिए, साइन करवा लीजिए। अगर किसी भी जगह से आप भेजते हैं, चाहे कंपनी को भेजिए चाहे इंडिविजुअल को भेजिए, ये वैसा पोस्ट होना चाहिए जिसमें एक्नॉलेजमेंट होता है। क्या होता है? इसका मतलब है स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री पोस्ट। जब आपके घर आता है तो देखिएगा डाकिया बोलता है आपको जो है वो पेन या कोई चीज दिया, सरकारी चीज, तो बोलता है यहां पे क्या कीजिए, साइन कीजिए। आज के डेट में अगर वो कुरियर से जाता है और आपके घर पे ओटीपी लिया जाता है, याद कीजिए कुछ ऐसे भी कुरियर आपके पास आएंगे जो ओटीपी नहीं मांगता है, कुछ कागज पे साइन करवा लेगा। कुछ ऐसा है जैसे आपका ब्लू डार्ट वगैरह, कोई कागज का वर्क नहीं, वो आपसे जो है आपके आधार का अंतिम का 4 डिजिट पूछेगा और उसके बाद एक ओटीपी आपको आएगा, आपको वो ओटीपी देना पड़ेगा। जैसे ही आपने ये ओटीपी दिया, ये कंफर्म हो गया कि आपने चीज को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, और हमारा जो है वो समन क्या माना जाएगा, सर्व्ड माना जाएगा। क्लियर है? अब और सुनिए, इसके बावजूद भी आप जो है वो जिद्दी नंबर 1 है, डाल दिया, चिपका दिया, वहां पे नेबर से साइन भी करा लिया, फिर भी आप गुल खिला रहे हैं, आप आ ही नहीं रहे हैं कोर्ट में। आते हैं, पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, आप भी तो रात में आए थे, देख लिए, आप तो छुपा रहे अपने आप को। कहा फिर, कहा लास्ट स्टेप होता है प्रोक्लेमेशन। क्या स्टेप होता है? प्रोक्लेमेशन। और प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या हुआ? प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है कि हमने ढिंढोरा पीट दिया, और ये ढिंढोरा हमने न्यूज़पेपर में पीट दिया, और क्या लिख दिया कि आपके प्रॉपर्टी को, आप जो है वो अगर नहीं आते हैं तो हम आपके प्रॉपर्टी को क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। ये आप एडवर्टीजमेंट कर देते हैं न्यूज़पेपर में। तो प्रोक्लेमेशन मीन्स एडवर्टीजमेंट करना, और अटैचमेंट मीन्स संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेना। लेकिन याद रखिए, आपने जो संपत्ति को कब्जे में ले लिया, उनके प्रॉपर्टी को जो अटैच किया, वो पेनलाइज करने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो फैसला होगा तब ना वो दोषी है कि नहीं। लेकिन जब हम आपको बुला रहे हैं तो आप नहीं आ रहे हैं, तो प्रोक्लेमेशन का मतलब बस इतना ही है, यहां पे अटैचमेंट का इतना ही पर्पस है कि आप ये देख करके आ जाए कि अगर मैं नहीं गया तो मेरे घर वगैरह को क्या कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं बेच दिया जाना, कोई क्या बोलते हैं, नीलाम। इसको ऑक्शन करा करके हटा दिया जाएगा या उस पर कब्जा कर लेगी सरकार। तो ये बस उसको अपीयर करने के लिए है। तो प्रोक्लेमेशन का मतलब है, एब्सकॉन्डेड का मतलब होता है फरार होना, या अपने आप को क्या कर रहा है, छुपा रहा है, या तो भागा हुआ है या छुपम छुपाई खेल रहा है, आ ही नहीं रहा है सामने। वारंट कैन बी एग्जीक्यूटेड। अब क्या जारी कर देंगे, वारंट, और उसमें जो है वो मेंशन करेंगे, और कम से कम कितने दिन का आपको समय देंगे, 30 दिन का। जिस दिन से घोषणा किया उस दिन से 30 दिन का और समय देंगे। एक तो पहले समय दिया ही, फिर से समय देंगे और बोलेंगे कि अगले 30 दिन के भीतर फलाने कोर्ट में आ जाइए, और नहीं तो हम आपके प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, अटैच। लेकिन अभी प्रॉपर्टी नीलाम नहीं होगा 30 दिन के बाद, क्योंकि 30 दिन का हमने आपको और क्या दे दिया है, टाइम। तो देखिए, पहले सम्मन भेजा सीधे तरीके से, नहीं तो उनके घर वालों को, नहीं तो उनके पड़ोसी के जरिए, नहीं
तब प्रोक्लेमेशन की बात होती है और तब आता है कौन सा चीज, अटैचमेंट। और ये सब चीज का पर्पस बस क्या है, आपको बुलाया गया, आप आइए, आपको कोई डॉक्यूमेंट बोला गया देने, वो डॉक्यूमेंट क्या कीजिए, आप जो है वो दीजिए। द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लामेशन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एट द टाइम इशूइंग प्रोक्लामेशन ऑर्डर अटैच एनी प्रॉपर्टी मूवल, इतना देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचिंग प्रॉपर्टी इज नॉट व्हाट पनिश, बट क्या है, इरादा क्या है, सिर्फ इतना ही है कि आप क्या होइए, कंपेल हिज अपीयरेंस, ताकि आप मजबूर होकर के क्या होइए, आप जो है वो अदालत में आइए, यही बस पर्पस है। समन टू प्रोड्यूस, यहां पे बोला कि सम टाइम इट इज नेसेसरी दैट पर्सन शुड प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और अदर थिंग विच हैव बीन इन पोजीशन। समन सिर्फ आपके कोर्ट में आने का ही नहीं, जो हम लोग शुरू से ही बोल रहे हैं, बल्कि क्या हो सकता है, समन इसीलिए दिया गया ताकि आप कोई डॉक्यूमेंट को जो है वो सरकार के हवाले, कोर्ट के हवाले कीजिए। इस चीज के लिए भी समन जारी, एक तो खुद आइए, आकर के विटनेस बॉक्स में चीजों को बोलिए, और एक क्या हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट जो है वो ला करके कोर्ट को दीजिए, ये भी आपका समन ही है। सर्च वारंट, अगर मान लीजिए कि कहीं किसी तरीके से ऐसा लगता है कि कुछ चीज है जो आपके पास है, हम आपसे मांग रहे हैं, उसके बाद भी नहीं दे रहे, लेकिन आपको उस चीज का एग्जिस्टेंस, आपके जो भी सोर्स है उनसे पता है कि वो चीज है एग्जिस्टेंस में, वो चीज ही एग्जिस्टेंस में नहीं होगा तब तो कोई बात ही नहीं, और फलाने जगह हो सकता है, लेकिन हमारे समन पे बुलाए जाने पे भी उन्होंने जो है ये चीज नहीं दिया, कहते हैं वो डॉक्यूमेंट हमारे पास, अब मैं क्या करूंगा, समन ही तो कोर्ट भेजेगी और बोलेगी कि वो डॉक्यूमेंट हमें दीजिए, वो बंदा बोल रहा है कि समन का जवाब भी दे रहा है, नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें अपने गोपनीय सूत्रों से पता चल रहा है कि वो चीज आपके पास है, और वो आप हमें, ऐसे केस में क्या जारी किया जाता है, सर्च वारंट। जहां पे पुलिस को ये वारंट दिया जाता है, पुलिस क्या करेगी, एक रीजनेबल टाइम में वहां पे एंटर करेगी, और रीजनेबल टाइम का मतलब होता है नॉर्मली जो वर्किंग आवर होता है उसमें जाएगी, अनटिल अनलेस ऐसा कोई चांस ना लगे उन्हें कि अगर हम रीजनेबल टाइम का इंतजार करेंगे तो सामान वहां से ये क्या कर देंगे, रातों रात गायब कर देंगे। तो वैसे केस में जो भी और उनके लिए सुटेबल टाइम होगा ताकि सामान वहां पे बरामद हो जाए, तो वो आपका जो है वो सर्च के लिए क्या करते हैं, वहां आते हैं। जब वो सर्च के लिए आते हैं तो चीजों को सर्च करते हैं, कोर्ट के ट्रायल के दौरान इसकी जरूरी पड़ती है, और जो भी चीज उन्हें लेना रहता है वो क्या करते हैं, उन चीजों को अपने कस्टडी में लेते हैं। कह रहे हैं कि सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू व्हाट, स्टोलन प्रॉपर्टी, या किस चीज के लिए, क्यों हम सर्च करने गए, क्योंकि हमें शक था कि चुराया हुआ सामान क्या है, उसी जगह पे है, या जो डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड है, फ्रॉड डॉक्यूमेंट जिसके जरिए घपला हुआ है, बैंक में गड़बड़ी हुआ है, नकली जो है वो आपके स्टाम्प पेपर बनाए गए, करेंसी नोट छुपाया जाता, करेंसी फ्रॉड, आपका जो फ्रॉड करेंसी बनाया जाता है उसका मशीन वहां है, कोई भी ऐसा चीज, या तो वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या एक्टिविटी से रिलेटेड हो, ऐसे केस में सर्च का क्या दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। और सर्च के दौरान जब वो ऑर्डर के लिए जाते हैं तो उनको एंटर विथ सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड सच प्लेस, मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर देता है, पुलिस जाते हैं, जो रीजनेबल आदमी चाहिए उनको लेकर के जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कहां पे आप सर्च करने जा रहे हैं। अगर वहां पे कुछ ज्यादा दंगा फसाद इसका है तो उसमें पूरे के पूरे फोर्स लेकर के जाया जाता है। जैसे आपका राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के समय में सर्च का ऑर्डर था, कुछ दिन पहले भी हुआ था, जगह मैं भूल रहा हूं, यूपी का ही कोई जगह है, जिसके बाद जो है वहां पुलिस चौकी वगैरह बनाया गया, कुछ हुआ था, मैं भूल रहा हूं जगह क्या है। वहां पे जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम जानी थी किसी चीज के वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन वहां कुछ दंगा हो गया और उतने पुलिस उस समय नहीं थे, मामला बहुत बड़ा हो गया था, मैं भूल रहा हूं 100 से कुछ नाम है। ये 1-2 महीने पहले तक बहुत चर्चा में रहा था, मतलब जब से ये कश्मीर वाला हुआ है तब थोड़ा शांत, नहीं तो उससे पहले तक काफी चर्चा में रहता था। तो वहां पे जो है कुछ पथराव वगैरह भी हुआ, ये हुआ, काफी दंगा फसाद हो गया। अब कहा गया कि जब आप ऐसे जगहों पे सर्च के लिए जाते हैं तो उस जगह पे क्या करेंगे, इसीलिए बोला गया कि जो असिस्टेंस है वो असिस्टेंस कहीं डिफाइन नहीं है कि एक पुलिस होगा, एक डंडा वाला होगा, क्या होगा। कहा गया सिचुएशन के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट से क्या लेंगे आप,
ऑर्डर लेकर के आप सर्च के लिए जाएंगे तो उस असिस्टेंस के साथ जो है जाएंगे और जिस मैनर में जो है वो बताया गया उसी मैनर में क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे। जिस लेवल का सर्च बोला है, यही नहीं कि जाएंगे तो घर को खंडर बना देंगे कि हम क्या करने आए हैं, सर्च करने आए हैं, या पूरे चीज को तहस नहस कर देंगे। उसी तरीके से आप करेंगे जिस तरीके से आपको क्या दिया। अब हो सकता है कभी कभी ये भी ऑर्डर दिया जाता है कि शायद वहां पे उन्होंने भीतर लाश छुपा रखा हो, तब तो सही में खंडर बनाएंगे, क्योंकि अब उसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कहने का मतलब सर्च का ऑर्डर कोर्ट के द्वारा होगा, जो गाइडलाइन दिया गया उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जाएंगे, जो टाइम दिया गया है उसी टाइम के अकॉर्डिंग जाएंगे, और कहीं भी अगर आपको असिस्टेंस की जरूरत है तो प्रॉपर असिस्टेंस के साथ जाएंगे। सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी पर्सन को किसी जगह छुपा करके रखा गया है तो भी वो सर्च का ऑर्डर दे सकते और कह सकते कि जाइए और देखिए कि कहीं फलाने घर में फलाने जगह पे किसी को छुपा के तो नहीं रखा गया है। ये सबसे ज्यादा सिचुएशन तब आता है जब किसी मेड वगैरह को लोग घर के अंदर कन्फाइंड कर देते हैं और बाहर आने नहीं देते। और ऐसे बड़े सारे केसेस आए हैं, अगर कुछ आप केस वगैरह सुनते होंगे कि बाहर से जो है वो गरीब लोगों को लाया जाता है शहर में, जहां लोगों को मेड की जरूरत है, काम करने वाली की जरूरत है, नौकर की जरूरत है, और वहां पे फिर उसके साथ जो है वो गलत व्यवहार, उन्हें कभी जाने नहीं दिया जाए। वो बाहर निकलेंगे तभी ना किसी को कुछ बता पाएंगे, तो उनको बंद करके कन्फाइंड करके रखा जाता है। अगर कहीं ऐसा कंप्लेन बगल से पड़ोसी से किसी का जाता है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकते हैं कि जाइए वहां जाकर के सर्च कीजिए कि क्या वास्तव में ऐसा है, क्योंकि पहला काम तो यही हुआ, जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि वहां है या नहीं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब वहां गए हैं तो पता चला, क्योंकि उनको भीतर के कमरे में रखा जाता है ताकि बालकोनी से वो किसी को देखे नहीं, अगल बगल के लोग आवाजें सुन करके तब जो है वो कंप्लेन करते हैं, तो पता चलता है कि सारे जो है वो घर के लोग चले गए और उनके लिए इतना थोड़ा सा आटा और छोड़ दिया गया कि इसी में खाओ, जो करना है करो, और ऐसे करके तंग किया जा रहा है। मतलब जो भी रहे, कहने का मतलब इंसान को अगर कहीं कन्फाइंड किया गया, मजिस्ट्रेट तक सूचना गई, ऑर्डर दे सकते हैं। सर्च सिर्फ सामान का नहीं होता है, इंसान के लिए भी ऑर्डर दिया जा सकता है। रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि गलत भी हुआ है अच्छे लोगों के साथ। पुलिस सर्च के लिए गई और कुछ चीजों को प्लांट कर दी, मतलब वहां पे गई, सर्च के दौरान वास्तव में कुछ नहीं था, लेकिन जो है वो बाद में दिखला रहे हैं कि यहाँ पे सर्च के लिए गए, यहाँ पे हमें चरस, गांजा पैकेट दिखा दिया मिला, या ये वाला हमें क्या मिला, आर्म्स मिला। कहा गया कि ऐसे नहीं। बहुत सारे केसेस में अब कहा गया कि सर्च के दौरान आप क्या करेंगे, आप उसका वीडियो बनाएंगे और दिखलाएंगे कि आप इन, ये नहीं कि जब मिल गया तब तो आप ला के दिखला देंगे, नहीं, आप कैसे दिखलाएंगे, अब हम इन कर रहे हैं, इन करते हुए बाकी असिस्टेंट्स हैं, आप एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बोला मोबाइल रिकॉर्डिंग इज ओके, क्योंकि हर समय कैमरामैन तो नहीं हो सकता है साथ में, इसीलिए लॉ ने, इसीलिए तो बीएनएसएस सब आया है। मतलब अभी के सारे चीजों को देखते हुए बोला कि क्या कीजिए, आप जो है वो कैसे जा सकते हैं, आप जाइए और आप अपने कैमरे से ही जो है वो रिकॉर्डिंग दिखाइए। कितने बार तो मजिस्ट्रेट कहते हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव दिखाओ। मतलब आप वहां हैं, उसी टाइम में जो है वो क्या कीजिए, लाइव रिकॉर्डिंग, और हमें जो है वो वीडियो कॉल कीजिए और दिखाइए कि हमने इन चीजों को क्या किया है, बरामद किया। ये सब डिपेंड करता है कि मामला कैसा है, उसके अकॉर्डिंग। बहुत सेंसिटिव मामले में ऐसे ऑर्डर दिए जाते हैं सर्च के। समरी ट्रायल और समरी केसेस। हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे बड़े सारे केसेस होते हैं। छोटे छोटे केसेस का मतलब है कार का बैटरी चुरा लिया, तो जो है वो नल का चुरा लिया, तो भाई मोटर चुरा लिया। कहा कि अब ऐसे मामलों के लिए जाएंगे तो हर मामला तो कोर्ट में ही जाएगा। अब ये कोर्ट में जाए और फिर वही चीज तारीख पे तारीख, इंसान बन गया तारीख, तो सब लोग इन्वॉल्व। इन्हीं चीजों से बचने के लिए कहा गया कि कुछ ऐसे मामले जिसको हम तेजी से निपटाना चाहते हैं, उसको हम निपटा सकते किस ट्रायल के जरिए, उसको बोलते समरी ट्रायल। क्या बोलते हैं, लेकिन कहा ये नहीं सारे मामले को, कहा वैसे मामले जो ज्यादा सीरियस इन नेचर ना हो। अब इसमें दो जगह अलग अलग बात आपको दिखेगी। सेक्शन 285 में 3 साल कहता है, सेक्शन 283 में 2 साल कहता है। घबराइएगा नहीं, ऐसे तो आपको बिल्कुल इच्छा नहीं होगी कि सर एग्जाम में पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, फिर भी मैं अपने मन से बोल देता हूं। अगर एग्जाम में पूछे तो आप जब सेक्शन 283 करेंगे तो 2 साल लिखेंगे, और जब सेक्शन क्या कहेंगे 285 तो कितने साल लिखेंगे, 3 साल। मतलब वैसा कोई भी मामला
जिस मामले में मैक्सिमम सजा कितनी हो सकती है, इंप्रिजमेंट 2 साल। इससे बड़ा केस समरी ट्रायल में नहीं आ सकता। इसका मतलब उतना ही बड़ा मामला जिस मामले में कहां तक की सजा हो सकती है, 2 साल तक का 283 के अकॉर्डिंग, उससे ज्यादा नहीं। ये अगर मामला है तो इस मामले को हम किस में ले सकते हैं? दूसरी चीज, अगर यहां चोरी का मामला है, अमाउंट कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई जो है वो चोरी का सामान किसी के घर में रखने वाली बात, एक हुआ चुराना, एक हुआ चोरी का सामान पाया जाना, तो कहा अगर सामान चुराने की बात है तो कहा चोरी का मामला, चोरी का इल्जाम लगा, कितने रुपए के सामान की चोरी का, 25,000 तक का चलेगा। क्या इल्जाम लगा है? चोरी का सामान घर में बरामद हुआ है, चुराया नहीं, चोरी का सामान मिला है, तो कितने तक का? 25,000 तक का है। समरी ट्रायल में चोरी किया नहीं, चोरी का सामान है, मिला भी नहीं, तो चोरी का सामान छुपाने में इसने मदद किया है। कितने तक का सामान था? 25,000 तक का। यह किससे हो सकता है? इसके अलावा और कोई भी मामला जिसमें सजा कितने से ज्यादा ना हो, 2 साल से ज्यादा। कौन कहता है? सेक्शन 283 कहता है। ठीक है, अब यहां पे कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा मामला जिसमें ऑफेंस दिया हुआ है आपका, जैसे हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, इसको इसीलिए समरी ट्रायल में रखा गया कि कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी है, गेट खुला रहा, मांगने वाला है, दे दे माई, दे दे माई, दे दे माई करते करते जो है वो हल्का सा गेट ठेला, खुल गया तो अंदर आ गया। द मोमेंट दैट फेलो एंटर्ड इनटू योर हाउस, दिस इज वायलेशन ऑफ ट्रेसपास एक्ट। ये किस कानून के तहत आ गया? ट्रेसपास, मतलब अनऑथराइज तरीके से किसी के प्रॉपर्टी में घुसना। लेकिन कहा गया कि ये इस तरह से अगर आया है तो इन मामलों को हम किस चीज में ले सकते हैं? समरी ट्रायल में ले सकते हैं। छोटा मोटा सामान जो है वो चुराने के लिए कभी कभी लोग क्या करते हैं, जैसे आपके घर के आगे ही कांच वाला कोई चीज रहा तो उसको तोड़ दिया, या वो निकालने के चक्कर में किसी चीज को तोड़ देते हैं, वो हाउस ब्रेकिंग में आ जाता है। और हाउस ब्रेकिंग बड़े लेवल पे बड़े ऑफेंस में आता है, डकैती और बाकी चीज के तहत आ जाता है। कहा गया कि हाउस ब्रेकिंग सिर्फ इसीलिए कि किसी चीज को चुराने वगैरह के लिए कर रहा है, तो उसको हम किस में रखेंगे? समरी ट्रायल में उसकी हम सुनवाई कर सकते। मतलब सिंपल सी बात है, मामला क्या रहेगा? कैटल ट्रेसपास। इसका मतलब होता है किसी का जानवर या मवेशी किसी दूसरे के खेतों में चला गया। ये आप कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप कभी रूरल एरिया में गए होंगे तो। शहर के लिए ये बड़ा अजीब सा चीज होता है, शहर के लिए भी हो सकता है। किसी ने जो है वो क्या गिनी पिग्स वगैरह बोलते हैं, खरगोश वगैरह घर में पाला, अब वो किसी के दूसरे के घर में चला गया। तो दूसरे के घर में चले जाने पे तो जो है वो इशू नहीं होता है, लेकिन गांव घर में बहुत बड़ा समस्या होगा कि अगर किसी का बकरी वगैरह है वो दूसरे के खेतों में चली गई तो खून खराबा तक का नौबत आ जाता है। फसल खा गया तो गाय उसमें चली गई। कहा गया कि ऐसे मामलों की सुनवाई किस में हो सकता है? क्योंकि ये जो है वो ट्रेसपास, ये जो है कैटल ट्रेसपास का मामला, ये सब हम लिख सकते हैं समरी ट्रायल में ले सकते हैं। मतलब ये छोटे छोटे मामले जिसमें अनरीजनेबली ना पर्सन को ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, ना किसको इन्वॉल्व होना चाहिए, कोर्ट को, उस चीज को। क्योंकि समरी ट्रायल में आपके एविडेंस वगैरह जो हैं वो फटाफट एक ही बार में सब लिए जाते हैं और उसी में फैसला क्या कर दिया जाता है? सुना दिया जाता है। अब इसमें द मजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग द एक्यूज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड फॉर रीजन ऑफ रिकॉर्डिंग इन राइटिंग ट्राई समरली। अब देखिए सेक्शन 283 में ही यहां पे कह रहे हैं कि कितने दिन का? 3 साल तक का। तो आप एक जगह के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम लेवल पे 2 साल का ही चीज क्या रखिए, दिमाग में याद रखिए। क्या लिखेंगे आप एग्जाम में? 2 साल। कोई भी ऐसा मामला जिसमें जो हम क्या कह रहे हैं 2 साल तक की सजा, उससे ज्यादा का सजा ना हो, उन्हीं मामलों को, और जो मामले अभी बताएं यही मामले किस में आ सकते हैं? समरी ट्रायल में आ सकते हैं। लेकिन इसमें कोई अपील नहीं होता है। क्या नहीं होगा? कोई अपील नहीं होगा। और सुनिए, ज्यादा से ज्यादा इसमें कितना सजा सुना सकते हैं? अभी तो आपके अक्सर अभी तो आपने बोला कि क्या कि 2 साल तक का सजा। तो कहा भाई 2 साल तक का सजा वाला केस हो सकता है, लेकिन इसकी सुनवाई हम कैसे कर रहे हैं? तो ज्यादा से ज्यादा कितना सजा सुना सकते हैं?
उससे ज्यादा का सजा नहीं सुना सकते। फाइन अलग चीज है, सजा के तौर पे, इंप्रीजमेंट के तौर पे 3 महीने से ज्यादा का। लेकिन अगर मान लीजिए इसको हम समरी ट्रायल में नहीं किए रहते तो कितने तक का सजा सुना सकते थे? तो 2 साल तक का, क्योंकि 2 साल क्योंकि उससे बड़ा ऑफेंस तो आ ही नहीं सकता है। तो कह रहे कि कोई भी ऐसा मामला जिसमें 2 साल तक का सजा है, तो वो दोनों तरीके से, एक समरी ट्रायल में भी जा सकता है, एक नॉर्मल ट्रायल में जा सकता है। अगर वो नॉर्मल ट्रायल में गया है तो ऐसे केस में क्या होगा? नॉर्मल ट्रायल के केस में 2 साल तक का भी सजा हो सकता है। लेकिन वही मामला जो है वो किस में आया है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कितने तक का सजा सुना सकते हैं? 3 महीने का सजा सुना सकते हैं। अगर कोई भी जो है, आप जो है वो समरी ट्रायल में चीजों को ले रहे हैं और उसमें 2 तरीके होते हैं। एक आपका जो है वो समरी ट्रायल में होता है जिसमें जब भी कोई सजा सुनाया जाता है या कोई केस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जज पूछते हैं, डू यू प्लीड गिल्टी या प्लीड इनोसेंट। दोनों तरीके से चीज को जो है वो क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। अगर आप कहते हैं आई प्लीड गिल्टी, क्या बोलते हैं? आई प्लीड गिल्टी, आएंगे कंपाउंडिंग वाले में, यहां भी यूज है वहां भी यूज है। इसीलिए अगर आप ऐसा बोलते हैं तो ऐसे केस में जो है ज्यादा एविडेंस वगैरह को नहीं रखा जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप गिल्टी नहीं है तो क्या किया जाता है, तो वैसे केस में सारे एविडेंस को रखने पड़ते हैं, क्योंकि आपने बोला था कि हम कसूरवार नहीं है। ये अभी बताऊंगा, कंपाउंडिंग में भी इसका यूज करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की, तो कहा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का मतलब क्या है? तो कहा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का मतलब है कि अगर कोई भी शख्स खुद जो है वो कहता है कि मामला चल रहा था, लेकिन वो कहता है कि हम केस को खत्म करना चाहते हैं, मैं अपनी गलती मानना चाहता हूं, सामने वाला कहता है मैं भी मानना चाहता हूं, वो दोनों व्यक्ति चाहे तो आपस में क्या कर सकते हैं, चीजों को आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर सकते हैं। लेकिन अब यहां 2 बातें हैं। पहली बात, या तो मामला आपका कोर्ट में है और या फिर जो है वो मामला जो है अभी कोर्ट में नहीं है। अगर मामला जो है वो आपका जो है वो कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है और एक कह रहे हैं कि केस इज पेंडिंग और एक है केस इज नॉट पेंडिंग। अगर केस जो है वो कोर्ट में पेंडिंग नहीं है तब तो कोर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है, आप कंपाउंड कर सकते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि 2 पक्ष खुद से जो है वो अपनी गलती मान रहे हैं और उस चीज को निपटने को क्या है, तैयार है। लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं जो मामला ऑलरेडी कहां पहुंच चुका है और कोर्ट ऑलरेडी सुनवाई कर रही, लेकिन दोनों तंग आ गए हैं कोर्ट के प्रोसेस से, या कहते हैं इस चीज को जल्दी खत्म कर लेते हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको कोर्ट से परमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। तो देखिए, अगर केस इज नॉट पेंडिंग, कहने कौन से मामले हैं? वॉलंटरिंग कॉजिंग हर्ट, रेस्ट्रेनिंग और कन्फाइनिंग एनी पर्सन, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, या कौन सा मामला है? थेफ्ट। अगर इनमें से कोई मामले हैं, आप इसकी क्या कर सकते हैं, इसकी कंपाउंडिंग कर सकते हैं। और कंपाउंडिंग कर सकते हैं इसका मतलब है कोर्ट के बाहर सेटल कर सकते हैं। अभी कोर्ट ने इन चीजों पे जो है वो क्या किया है, सुनवाई शुरू नहीं की है। लेकिन अगर कोई और चीज है, जैसे वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, थेफ्ट या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। रुकिएगा जरा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोलना नहीं है, रिकॉल करना है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है अभी, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ना हो गजनी जैसा तो कोई बात नहीं है। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, क्या हमने पढ़ा है? सिर्फ हाथ उठाइएगा जिनको आता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो जवाब नहीं देंगे उनको मैं ब्रेक में मौका दूंगा कि वो अपने घर पे बता देंगे कि वो रात्रि सेवा यहीं पे करेंगे। एक हाथ उठाया। आप ममता हाथ उठा रहे हैं या ऐसे ऐसे गेम दे रहे हैं कि मैंने उठा मान लिया तो अलग बात है? गगन हाथ उठा रहे हैं? अच्छा, पीछे सुरक्षा में है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और इसमें जो आप मुझे बताएंगे, आप बताएंगे? नहीं बताएंगे तो नहीं घर जाएंगे। कहां पे पढ़ा था? हाँ जी,
तोड़ देता है, ऐसे पेन था ऐसे हमने तोड़ दिया। एग्जाम्पल दीजिए, कुछ बताइए कहां पे। घर नहीं जाएंगे, रिवाइज करके जब तक बता नहीं देंगे तब तक नहीं जाएंगे। आप भी नहीं। हाँ सर, क्या क्या है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? करूंगा घर फोन आज, सबका फोन ले ले करके। इतना बता दूं, पिछले क्लास में बताया था। हाँ हाँ हाँ। क्रिमिनल डिस अप्रोप्रिएशन था, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। ये फिर यही मार दूंगा ना। एक हिंट दिया, ये नहीं है तो आगे सोचिए। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एग्जाम्पल भी नहीं याद आ रहा है? मार दीजिए मुझे ही गोली, इससे अच्छा। हाँ, ये था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वाह ना, अच्छा पूछ रहे हैं। इससे तो अच्छा मूवी का पूछ देते, वो भी इतना ही इररेलीवेंट होता। लेकिन एक चीज मुझे चाहिए, खाते क्या हैं आप लोग? हम लोग भी भूलते थे, ऐसे नहीं भूलते थे कि क्या आप एकदम पिछले क्लास में सब। तभी बोलता हूं ना, ध्यान से। ध्यान आते नहीं, उससे पहले ध्यान रहता है क्लास कब खत्म होगा। तो मैं बोलता हूं आते ही फिर क्यों है? कोई कोई पकड़ के थोड़ा ना लाता है। हाँ हाँ हाँ। क्या देख के बता रहे हैं? ठीक है, फिर भी बताइए। अब जब कोई नहीं बता रहे तो देख के। हाँ, तभी तभी जो है वो बार बार इतना एग्जाम्पल, इतना चीज बताता हूं, फिर भी जो है वो इतने बड़े माइंड के खिलाड़ी सब मेरे सामने हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा करना था, उनका भी पैसा काट लिया। रामदीन 10,000 रुपया मिलता था, बेचारे रामदीन को 9,000 रुपया दिया। बोला रामदीन तेरे 1,000 रुपया कहां जमा करूंगा? तेरे तरफ से, अपने तरफ से भी 1,000 दूंगा, जमा तो 2,000 होगा। अपना तरफ तो दूर का बात है, उनका भी जो 1,000 काटा वो जमा। ईएसआई तक बात की थी, कितनी लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी, इतनी देर बात हुई थी। उस समय भी आपका राजकीय सम्मान किया था, याद नहीं है? ईएसआई तो भी याद नहीं है, याद रखिएगा तभी ना चीजों को। देखिए, हर चीज को याद रखने का एक तरीका होता है। पता नहीं आप लोग किस तरीके से पढ़ते हैं। सुन लिया कीजिए सब अच्छे से, जो कहानी सुनाता, उसके बाद अपने नोट्स में बस एक लाइन मार्क किया जाता है, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई। अब इससे आप फटाक से रिकॉल कर लेंगे कि क्या हुआ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ। वो जो आप बोल रहे थे फर्नीचर वगैरह, ये सब क्या था? मिस अप्रोप्रिएशन, मिस अप्रोप्रिएट कर रहे, डिजॉनेस्टली, जो भी हो, मरने के बाद, उनके मिलने से पहले, वो सब कहानी उसमें चलता था। एनीवे, आइए। बेल, बेल का मतलब हुआ कि जमानत। किसी को जो है पुलिस कस्टडी से प्राइवेट कस्टडी में ले जाने को क्या बोलते हैं? बेल कहते हैं। बेल बेसिकली जो है एक ऐसा चीज है जिसमें कहा गया कि कोई भी पर्सन जब भी जो है उसको अरेस्ट किया जाएगा, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो बेल उसका अधिकार है। लेकिन ये बेल उसके बॉन्ड पे हो सकता है, बेल बॉन्ड पे हो सकता है, जो हमने बात की। अगर कोई शख्स है, जो शख्स जो है वो इंडिजेंट एंड अनेबल टू फर्निश सियोरिटी, तो ऐसे केस में उससे बेल बॉन्ड नहीं लिया जाएगा, उसे जो है वो सिर्फ बॉन्ड पे छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ वो सुनिए। इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब, पुअर, असहाय। और दूसरा कहा अनेबल टू फर्निश सियोरिटी, वो इतना कैपेबल नहीं है, सबकी सियोरिटी सब थोड़ा ना दे देगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग रोड पे दिखेंगे, शायद आपको दिखेंगे एक आदमी भिखारी या कोई किसी तरह का व्यक्ति है, हमारे और आपके लिए दुनिया भर के लोग आएंगे, जैसे ही कोई कहेंगे अरे देखो देखो क्या हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके चीजों को देखने के लिए या उनके लिए बिल जैसे चीज, बॉन्ड भरने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ऐसा पर्सन 1 सप्ताह तक गिरफ्तार होने के बाद जिसकी खैर खबर लेने के लिए कोई ना आए, ऐसे पर्सन को बोला गया इंडिजेंट पर्सन और अनेबल टू फर्निश सियोरिटी। ऐसे पर्सन को क्या बोला गया? इंडिजेंट पर्सन बोला गया, असहाय व्यक्ति बोला गया। कितने दिन हो गए?
एक सप्ताह कोई नहीं आ रहा है छुड़ाने, तो ऐसे केस में वो व्यक्ति को उसी के बॉन्ड पे क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। उसको सियोरिटी लाने के लिए जो है वो फोर्स नहीं किया जाएगा। और बेल का मतलब हुआ वैसा ऑफेंस जिसमें जमानत आपको मिल सकता है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें बेल नहीं मिलता है। याद रखिएगा, नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी। बेल का मतलब होता है हाँ मैंने किया है ये ऑफेंस, लेकिन कानून के तहत जमानत मेरा अधिकार है। हाँ मैंने धक्का दे दिया उसको, जो भी किया होगा कोर्ट में साबित होगा, जब होगा होगा, केस चलेगा, मैं जाऊंगा, लेकिन इस सेक्शन के तहत जमानत मिलती है तो मुझे जमानत क्या होगा, मिलेगा। जो प्रक्रिया में पूरा करूंगा, हो सकता है मेरे बॉन्ड पे मिले या बेल बॉन्ड पे मिले, लेकिन देना पड़ेगा। लेकिन जब हम बोलते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसका मतलब है कि उसमें आपको जमानत मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बेसिकली जो है वो कौन तय करेंगे, ये जो है वो कोर्ट तय करेंगे। फिर कह रहा हूं, आप लोगों को हर बार आपका परफॉर्मेंस दिखला दिया हूं, साइकोलॉजिस्ट इसलिए बार बार कह रहा हूं, जैसे आप लोग पढ़ते हो उस समय अगर थोड़ा लेफ्ट राइट रहिएगा, किसी चीज में खोए रहिएगा, तो अगर उस चीज से क्वेश्चन पूछा तो वो चीज गायब हो जाएगा। इसलिए ध्यान से समझा कीजिए हर चीज को। तो बेल का मतलब ऐसा चीज, ऐसा ऑफेंस जिसमें जो है वो कॉग्निजेबल नहीं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, बेल जो है वो आपका क्या था, अधिकार है। नॉन अवेलेबल का मतलब होता है कि इसमें जमानत मिलना आपका अधिकार नहीं है, राइट नहीं है। दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट की क्या है, मर्जी है, उनके रहमो करम पे आप हैं। और बेलेबल ऑफेंस में कोई रहमो करम नहीं, अदालत को भी हमें जमानत क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। जिस सेक्शन में हमें बुक किया गया है ये बेलेबल ऑफेंस है, तो हमें क्या मिलेगा, जमानत। यही सबसे बड़ा हमारे देश में गड़बड़ी है। पुलिस ने चार्जशीट कैसे फ्रेम किया है, इस पे है। पुलिस ने चार्ज ही ऐसे ऐसे लगाए हैं जिनमें जमानत मिल जाती है, तो मिलेगा ही। ऐसे लगाए हैं जिनमें जमानत, अब ऐसा किसी के साथ गलत में भी होता है, पकड़ा और ऐसे सेक्शंस लगा दिए जो नॉन बेलेबल है, अब हो गया, अब उसे जमानत नहीं मिलेगी। तो ये बेसिकली हुआ। नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं कि जमानत नहीं मिलेगी, कौन तय करेंगे ये, चाहे तो दे चाहे तो ना दे। और इसी में आप देखते होंगे कि कुछ केस, मर्डर वगैरह का जो केस है नॉन बेलेबल है, लेकिन उसमें भी जमानत मिलती है। उसी में पहले, अब तो नहीं रहे, राम जेठमलानी, ये सब लोग जो हैं, जो बड़े बड़े लोग होते थे, इन तरह के केसेस को ही लेते थे, क्योंकि उसी में नहीं मिलने का रहता था। जिरह करके, चीजों को करके क्या करते थे, जमानत लेते थे। तभी तो पैसे, जिसमें जमानत आसानी से मिलेगा उसमें मतलब मुंह मांगी पैसे थोड़ा दिए जाते थे। नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, जमानत भी नहीं होगी। तभी तो इतने दिन से आप देखते थे केजरीवाल जी थे और भी लोग थे, ये तो अच्छे पोस्ट पे थे ना, एक तो चीफ मिनिस्टर ही थे दिल्ली जैसे स्टेट के, लेकिन उसके बाद भी इतने दिन तक जमानत नहीं मिली, क्योंकि ऑफेंस क्या था, जो उस पर सजा लगाई गई थी, इल्जाम लगाया गया, वो क्या था ना। तभी ना बोला जाता है कि इन्होंने ऐसे ऐसे धाराएं लगा दी कि उसमें तो बाहर निकलने के मौका नहीं मिलेगा। तब जाकर के कन्विंस करते करते जब अंत में कोर्ट को बेल मिलना उनका अधिकार नहीं था, अधिकार रहता तो कब का मिल गया रहता। अंत में जब लगा कोर्ट को, ठीक है इतने दिन में अगर चीजें नहीं हुई तो हम इनको क्या कर देते हैं, इसी को डिस्क्रेशन बोलते हैं, जमानत दे देते हैं। एंटीसिपेटरी बेल, अगर किसी को लगता है कि उसको किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जा सकता है, ऐसा उसे शक है कि शायद कोई उसे फंसा सकता है या पुलिस उसे पकड़ सकती है, गलती से ही सही, लेकिन उसका नाम है और उसे पकड़ सकती है, तो ऐसे केस में वो क्या लेते हैं, एंटीसिपेटरी बेल। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, इससे नीचे के अदालत से एंटीसिपेटरी बेल नहीं। देखिए, एंटीसिपेशन का मतलब होता है अनुमान। क्या मतलब होता है, अनुमान। तो अगर किसी को ऐसा अनुमान है कि भविष्य में मुझे क्या किया जा सकता है, वो जिंदा है या स्टिल अलाइव, अच्छा, अब कह रहे कि अगर जो है ऐसा लगता है कि जो है वो क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, तो पहले से क्या ले सकते हैं, बेल ले सकते। इसी बेल को बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। इसका मतलब है जब मुझे अरेस्ट किया जाए और मैं ये दिखाऊं तो मुझे क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, यही होता है एंटीसिपेटरी बेल। अच्छा, नॉर्मल बेल हम कब लेते हैं, व्हेन द पर्सन इज अरेस्टेड। एंटीसिपेटरी बेल कब लेते हैं,
अरेस्ट होने के बाद एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलता है। अब तो आपको बेल मिलेगा, आपको जिस भी कोर्ट से जैसे मिले, चाहे वो बेल हो या बेल बॉन्ड हो, जैसे करके मिले। कैरेज शैल अप्लाई टू द केस इन्वॉल्विंग अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। अब इसमें इन दो मामले में एंटीसिपेटरी बेल को हटा दिया गया, ये पहले नहीं था, ये नया डाला गया। ये दोनों ही आपके जो है वो चीज, पहले ये चीज नहीं था। एंटीसिपेटरी बेल पहले कंप्लीट डिस्ट्रिब्यूशन होता था, देना किसका, कोर्ट का, लेकिन अब जो है वो उनको भी मना कर दिया गया कि दो मामलों में आप एंटीसिपेटरी बेल दे ही नहीं सकते। कौन कौन सा इल्जाम अगर लगा है, या तो जो है वो सेक्शन 65 रेप केस है, या सेक्शन 70 में रेप विथ व्हाट, माइनर। इसमें जो है वो एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिले। आप अरेस्ट होइएगा, आप नॉर्मल प्रोसेस से आइए, तब वो होगा, पहले से आप लेकर के नहीं बैठ सकते। ये इसीलिए क्योंकि बड़े सारे मामले में से जो नेता वगैरह होते थे, अगर उनके ऊपर लगता था तो उनको तो आसानी से चीजें मिल जाती थी, तो पता चलता था, केस ही आगे नहीं बढ़ता था। अगर वो बेल पे छूट जाते थे, सारे सबूत जो इंसान था उससे लेकर के उसके खानदान तक को मिटा देते थे। बहुत सारे ऐसे मामले आए। तो लॉ कैसे इवॉल्व होता है, चीजों को देख देख करके, जो चीज गड़बड़ी थी उसी को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। तो जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना तो इन्होंने इन दोनों चीज पे रोक लगा दी कि एंटीसिपेटरी बेल इसमें नहीं मिल सकता है। when any surety to a bail bond, अगर मान लीजिए कि आप बेल के लिए गए, एंटीसिपेटरी बेल, वो भी बेल पे आपका बॉन्ड हो सकता था या क्या हो सकता था, बेल बॉन्ड। एंटीसिपेटरी बेल नॉर्मली बॉन्ड पे नहीं होता, बेल बॉन्ड ही रहता है, यानी कि और किसी न किसी को क्या देना पड़ता है, बॉन्ड देना पड़ता है, श्योरिटी देना पड़ता है कि अगर उस समय ये पकड़े गए और नहीं आते हैं या फरार रहते हैं तो इतने रुपए मैं दूंगा। जिसने ये बेल बॉन्ड बनाया था उसी की डेथ हो गई, या वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब पैसा नहीं होना, तो अब वो वाला बॉन्ड कैसे एग्जीक्यूट करेगा, और या उसी की डेथ हो गई। तो ऐसे केस में बोला जाता है जिसको बेल मिला है कि जल्दी से दूसरे किसका इंतजाम कीजिए, वरना हम आपका एंटीसिपेटरी बेल क्या कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, हम एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब अरेस्ट होइएगा तो आप नॉर्मल बेल लीजिएगा, उस समय आपको छोड़ा नहीं जाएगा। लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंस। ऐसे तो क्रिमिनल मामले में कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कहा गया द अर्ली यू कम द बेटर विल बी द रिजल्ट। आपको उतना ही अच्छा न्याय मिलेगा जितने जल्दी आप आएंगे, क्योंकि तब तक एविडेंस नहीं रह जाएगा। कोई आपके साथ दुर्घटना हुई, कोई घटना हुई, आप पुनर्जन्म लेके आते हैं और केस फाइल करते हैं, सबूत मिलना मुश्किल नहीं हो जाएगा। ये इसी कारण से कहा गया कि एक समय के भीतर आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां पे टाइम लिमिट दिया हुआ है, और वो टाइम लिमिट जो है वो इसमें जो दिया हुआ है, जैसे अगर आपको ध्यान हो कि बड़े सारे ऐसे केस हुए हैं जो सही समय में नहीं किए जाने के कारण उसका कोई फैसला ही नहीं आ पाया, बस केस हुआ, प्रक्रिया चली, किसी को कोई सजा नहीं, कुछ नहीं हुआ, अंत में केस डिसमिस हो गया। आपने मीटू नाम से एक सुना था, हैशटैग मीटू, ये कुछ चला था जिसमें किसी ने कहा कि उसके साथ पहले कभी कुछ जो है वो एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। खास तौर पे ये जो है वो एक्ट्रेस वगैरह ने केस फाइल किया था कि मूवी के दौरान उनसे जो है वो अनरीजनेबल फेवर लिया गया था, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो भी, जो नॉर्मली सुनते रहते हैं। तो जब एक ने ये मुंह खोला, साहस किया, तो बाकी लोगों ने बोला मी टू, मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ये चीज था, ये हुआ, ये हुआ। बहुत सारे लोगों ने फिर इस पे बोला। कोई घटना तब की है जब वो एक्ट्रेस जो है वो 19-20 साल की थी, आज वो अंतिम अवस्था में है, ऑलमोस्ट जाने ही वाली है, जाने से पहले मीटू कर दी। अब इतने पुराने चीज को कहां से लाएं? उस समय कौन स्पॉट बॉय था जिन्होंने भेजा था, जिन्होंने बोला कोई नहीं है इसमें, आप जाइए, या अब इन्हीं चीजों से तो सीक्वेंस बनाते हैं। कहा बहुत मुश्किल, एक का भी जो है वो कोई जो है वो सजा नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन ही आगे नहीं बढ़ा, कहीं कोई जो है वो एविडेंस ही नहीं, बोलने के अलावा कुछ नहीं। तो सिर्फ बोल करके किसी पे आप थोड़ा इल्जाम लगा सकते हैं। मेडिकल टेस्ट सब तो अब हो ही नहीं सकता, 60 साल, कितने साल पुराने, 10, 20, 50 साल हो गए। इसीलिए जो है वो इसमें कहा गया कि क्रिमिनल मामले में, ज्यादातर मामले में कोई लिमिटेशन एक्ट वर्क नहीं करता, बट यही कहा गया कि जितने जल्दी। लेकिन हाँ, कुछ जगह है जहां पे क्या कहा गया है कि अगर कोई ऐसा मामला है जिन मामले में पनिशमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे है, सिर्फ फाइन है, इंप्रिजमेंट भी नहीं है, तो कहा गया कि ऐसे मामले को कितने दिन के भीतर लेकर के आ जाए,
6 महीने के भीतर लेकर के आ जाए, क्योंकि इतना छोटा सा मामला है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें सजा जो है वो आपका कितना तक हो सकता है, इंप्रिजमेंट 1 साल तक हो सकता है, तो कहा गया कि ऐसे केस में 1 साल के भीतर। कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें जो है वो इंप्रिजमेंट कहां तक हो सकता है, 3 साल तक हो सकता है, तो ऐसे केस में कितने दिन के भीतर, 3 साल के भीतर। कहा गया कि ये जो टाइम का हम कैलकुलेशन करते हैं कि इतने दिन के भीतर, इसमें कौन कौन सा टाइम जो है हम शामिल नहीं करेंगे और कब से माना जाएगा कि ये चीज जो है लिमिटेशन जो है वो शुरू हुआ। लिमिटेशन के लिए हमने बोला ना 6 महीने के भीतर, तो कहां से 6 महीने के भीतर, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन ये ऑफेंस हुआ उसके कितने दिनों के भीतर, जिस ऑफेंस जो हुआ उसमें एग्रीव्ड पर्सन जो है वो ना उनको पता था, वेयर द कमीशन ऑफ ऑफेंस वाज नॉट नोन, किसको, जो एग्रीव्ड पर्सन है ना उनको, और ना जो पुलिस ऑफिसर आए हैं उनको, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली ये कब से क्या हुआ था स्टार्ट। तो जिस दिन ये चीज नोटिस में आता है कि इस दिन ये घटना हुई थी, कोई चीज मिला कभी 4 महीने 5 महीने बाद कोई सीसीटीवी फुटेज या कुछ मिला, या कोई आदमी जब बाहर से आया तो बोला कि अरे मैं जिस दिन जा रहा था ना उसी दिन मैंने देखा था ये चीज था, यहां 2 लोग खड़े थे ऐसे ऐसे कर रहे थे। अब उस दिन से ये शुरू होगा कितना, जो आपने लिमिटेशन टाइम दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा चीज है जो अननोन आदमी के नाम से केस फाइल किया गया है, जब ये जानकारी में आया कि अरे ये तो वही आदमी है जिसने इस काम को किया था, तो जिस दिन ये बात जानकारी में आई एग्रीव्ड पर्सन के चाहे पुलिस ऑफिसर के, वहां से कितना टाइम मिलेगा, जो टाइम आपका लिमिटेशन एक्ट में क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि ऐसा ना हो कि अभी कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है कि काम क्या हुआ था, क्या गड़बड़ी हुई थी, और तब तक लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाए, बार्ड हो जाए। याद है ना लिमिटेशन एक्ट जो हमने पढ़ा था कि अगर उतने दिन के बाद आप आते हैं तो आप कहिए कि हाँ मैंने पैसे लिए थे, लेकिन तो भी जो है कोर्ट आपके पैसे जो है वो नहीं दिला सकती। 3 साल जो है मॉनेटरी क्लेम के लिए था। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस, जैसे अगर हम कहते हैं कि इस चीज के लिए आप 2 साल के भीतर आएंगे, 6 महीने के भीतर आएंगे, तो कहा कि कौन कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जो उस 6 महीने में या उस साल भर में काउंट नहीं करेंगे। तो कहा कि अगर जो मामले हम लेकर के आए हैं उस मामले से जुड़े हुए किसी चीज को पता लगाने के लिए कोई टाइम पहले रखा गया था और उसी में जो है वो 6 महीने का टाइम लग गया, तो ये 6 महीने मेरे उस साल भर में काउंट, अब इसके बाद मेरे पास और 6 महीने का टाइम रहेगा। कोई ऐसा मामला है जिस मामले में किसी दूसरे अथॉरिटी से परमिशन लेना था और परमिशन देने में 3 महीने का टाइम उन्होंने लगा दिया, तो वो टाइम इसमें शामिल। अगर किसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कोर्ट के किसी ऑर्डर को चाहिए था, लिखित ऑर्डर चाहिए था, 1 महीने बाद कोर्ट ने लिखित ऑर्डर भेजा, कहा वो टाइम भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अगर किसी चीज में जो है वो इंटर चीज का डिपेंडेंसी है, मतलब एक चीज दूसरे चीज पे डिपेंडेंट है और जिस चीज पे आपकी डिपेंडेंसी है वो चीज में ही जो है वो समय लग रहा है, तो भी वो टाइम नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने किसी चीज पे स्टे लगा दिया था और आपको बोला था कि अभी आप केस फाइल नहीं कर सकते, ये नॉर्मली होता है कम्युनल वायलेंस वगैरह या राइट वगैरह होता है, तो उस केस में कोर्ट कह देती है कि जब तक कर्फ्यू वगैरह हट नहीं जाता, कहा सबकी बात सुनी जाएगी, सब केस फाइल करेंगे। लेकिन अगर अभी उन चीजों को बताया तो और शायद दंगा फैलेगा कि उनके साथ तो ऐसा हुआ, तो इधर के साथ ऐसा हुआ, तो वो कुछ दिनों के लिए कहती है कि 2 दिन 3 दिन सब रुक जाइए, पहले मामले को ठीक होने दिए, शहर को जलने से बचाने दीजिए, कर्फ्यू जब तक उसके बाद सबको न्याय मिलेगा, सब अपनी बात को बताइएगा। अगर ऐसा कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर लगा दिया था तो वो टाइम भी जो है वो लिमिटेशन के दायरे में नहीं आएगा। अल्टीमेटली आप देखते क्या है इसमें कि जो टाइम आपके कंट्रोल से बाहर था, आपके कारण जो टाइम जा रहा है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो टाइम लिमिटेशन का पार्ट। और बात भी तो सही है कि लिमिटेशन का मतलब यही ना कि हम सोए हुए थे। लिमिटेशन एक्ट तो यही कहता है, वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दोज पर्सन हु आर केयरलेस फॉर देमसेल्फ। यही तो पंचलाइन है लिमिटेशन एक्ट का कि लॉ उन्हीं के लिए बना है जो अपना केयर खुद करते हैं, जो खुद सोए हुए हैं उनको लॉ में कोई न्याय नहीं मिल सकता। कंटिन्यूइंग ऑफेंस, कहा कि ऑफेंस जो है वो कुछ ऑफेंस ऐसा है जो क्या माना जाएगा, कंटिन्यूइंग। तो ऐसा ऑफेंस जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है उस ऑफेंस को हम क्या बोल देते हैं,
दूसरा, जो ऑफेंस खत्म नहीं हुआ है बल्कि वो लगातार जो है वो कैरी हो रहा है। ऑफेंस खत्म होने का मतलब होता है द ऑफेंस शुड बी मेड गुड। जब तक वो मेड गुड नहीं होगा तब तक वो क्या माना जाएगा? कंटिन्यूइंग ऑफेंस। कहा कि अगर कोई कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, आज हुआ, 1 महीने बाद फिर हुआ, 1 महीने बाद फिर हुआ, तो जो पहली बार घटना हुई वहां से लिमिटेशन नहीं जोड़ेंगे, तो लास्ट बार जो हुआ है वहां से हम लिमिटेशन एक्ट को काउंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये घटना उसके साथ लगातार क्या हो रहा है? चलता आ रहा है। इसी कंटिन्यूइंग को लेकर के जो है वो हमने एक, कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, एक बता देता हूं तब। इसी कंटिन्यूइंग को लेकर के हमने एक कोई कानून पढ़ा था, कंटिन्यूइंग ऑफेंस और उसके टाइमिंग को लेकर के। हाथ सिर्फ उठाइएगा कि कहां हमने इस बारे में पढ़ा था, जहां पे बहुत इंफेसाइज दिया गया था कि अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो वैसे केस में जब वो ऑफेंस लास्ट बार हुआ है वहां से टाइमलाइन को काउंट करेंगे, ना कि पहले से। थोड़ा मैं आपको ये बता दूं कि यही मैंने दूसरे सेंटर पे पूछा था, एक बच्चे से मुझे जवाब मिला था। देखता हूं आपका सेंटर कैसा है। कोई, हाँ, कोई एक्ट मैंने बताया था। 2 हाथ उठे हैं, एक एक को तो अभी कंसीडर नहीं करेंगे, पहले इधर में देख लेते। 1-2 हाथ हैं, और इधर कोई? आपके हाथ से बाल ठीक करने में उठते हैं, आंसर देने में नहीं उठते हैं। खुशी, आप बताएंगे? नहीं, सर खुजला लीजिए, कोई बात नहीं। कोई नहीं, सिर्फ 2, ऑफिशियली 1। इंडस्ट्रियल लेबर लॉ में पढ़ाया था। बताइए ऋषभ। हाँ, कौन सा था? हाँ, इसमें बेसिकली हमने पढ़ा था सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस अगेंस्ट वुमेन, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कितने दिन में वो केस फाइल करेंगे। इसमें कहा गया कि अगर वो चीज कंटिन्यूइंग है तो बेनिफिट देने के लिए कि जब लास्ट बार हुआ है वहां से डेट काउंट करेंगे, ना कि कब, जब पहली बार हुआ था। तो वैसे यहां पे आपका दिया हुआ है कि अगर कंटिन्यूइंग है तो ऐसे केस में कहां से लेंगे? लास्ट से लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसाइडेड केस है, लेकिन देखिए तो इसमें इन्होंने क्या लिख दिया, शायद गलती हो गई सुप्रीम कोर्ट से। ये इन्हें क्या लिखना चाहिए था? ओह अच्छा, पता नहीं, मुझे इतना ज्ञान ही नहीं था। वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मम्मा विल बी सो प्राउड ऑफ यू। ये मामला कब का है? 2000, और ये तो अभी 2024 से, 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल हुआ है। तो उस समय इन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट का कहना था, हैज बीन डिफाइंड इन सीआरपीसी बिकॉज इट इज वन ऑफ दोज एक्सप्रेशन, कहने की उसमें भी डिफाइन नहीं है, किसमें? सीआरपीसी में, which does not have a fixed connotation explanation and therefore the formula for universal application cannot be formulated in this। हर केस में कंटिन्यूइंग ऑफेंस में एक ही जैसा फॉर्मूला लगाना पॉसिबल, इसीलिए इसमें अलग अलग सेंस केस में अलग अलग तरीके से कंटिन्यूइंग ऑफेंस को हम क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। ये बेसिकली, हाँ, कुछ आप बोल रहे थे या पूछ रहे थे? हाँ, अगर मान लीजिए कि अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है, मामला आज आया, लेकिन इसी चीज को 1 सप्ताह बाद रिपीट किया गया, तो ऐसे केस में ये नहीं कि 1 सप्ताह का टाइम बीत गया, जो लास्ट इवेंट है वहां से फिर मिल जाएगा 3-4 महीना, जो भी टाइम है केस फाइल करने के लिए। ये है इसका मतलब। ये हमारा सारा कुछ किसके बारे में था? बीएनएसएस। तो देखिए, हमने 2 लॉ बेसिकली जो है वो पढ़े हैं, 2 तरह के। कौन कौन सा? हाँ जी, चौधरी इधर सुनिए, इधर सुनिए, बहुत हल्का चीज था, आसान चीज था, इधर सुनते रहिए लगातार, तब बातचीत कीजिएगा। एक हमारा था कौन सा? बीएनएस, और एक क्या था? बीएनएसएस। ये दोनों किससे रिलेटेड थे? क्राइम से रिलेटेड। एक बीएनएस हमारा क्या बोलता है? सब्सटेंसिव लॉ, और बीएनएसएस क्या कहता है? प्रोसीजरल लॉ। यहां से ही एक अगला चीज आता है कि इसी दौरान, इसी ट्रायल के दौरान, इसी प्रक्रिया के दौरान कि क्या सही है क्या गलत है, इसी चीज तक पहुंचने की प्रक्रिया ही तो है बीएनएसएस। किस मामले में? क्राइम के मामले में। लेकिन मामला तो सिविल में भी ऐसे ही होता है। तो कहा मामला सिविल का हो या मामला क्राइम का हो,
जब भी किसी चीज के लिए हमें नतीजे तक पहुंचना रहता है, कंक्लूजन तक पहुंचना रहता है, कंक्लूजन तक, तो उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज होता है, और वो जो बहुत जरूरी चीज होता है वो होता है एविडेंस। अगर कहीं पे किसी चीज को लेकर के एविडेंस नहीं है तो आप जो है वो उसको सजा नहीं दे सकते। लेकिन क्रिमिनल मामले में और सिविल मामले में एविडेंस को अलग अलग तरीके से रखा गया है। तो अब ये एविडेंस क्या है, एविडेंस कितने तरह के होते हैं, किस चीज को किस कैटेगरी में रखेंगे, इसका जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।